हेलो बच्चों, मैं हूं आपकी मेंटोर प्रियंका और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल लेट्स एडू एकेडमी। बच्चों, आज मैं यहां पर आपके साथ शेयर करने जा रही हूं यूपीएससी की प्रिपरेशन कैसे करना है, क्या प्रोसेस है, इसका सिलेबस क्या है, एवरीथिंग मैं आज यहां पर आपसे डिस्कस करने जा रही हूं। क्या पैटर्न है यहां पर आप ये भी जानेंगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर लिखा हुआ है हाउ टू स्टार्ट प्रिपरेशन फॉर यूपीएससी सीएससी 2021 में 2021। ठीक है, क्योंकि बच्चों ये जो प्रिपरेशन हो रही 2021 को हम एज अ टारगेट की तरह कर रहे हैं, तो हम उसके अकॉर्डिंग ही प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर एक जो नोटिफिकेशन आप देख रहे हैं, तो बच्चों ये नोटिफिकेशन 2020 का है। ठीक है, अब जब आएगा जो नोटिफिकेशन 2021 का, उसके लिए भी मैं अभी आगे बताऊंगी कब आता है, इसके कब एग्जाम होगा, ये सारा कुछ आपके साथ डिस्कस करूंगी। ठीक है बच्चों, ये जो एग्जाम है ये यूपीएससी सीएससी, तो यूपीएससी मतलब यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, जो एग्जाम ये कंडक्ट कराती है, एक ऑर्गेनाइजेशन है गवर्नमेंट की। ठीक है, जो कि एग्जाम कंडक्ट कराती है। जस्ट 1 मिनट बच्चों, मैं यहाँ पर पेन चेंज कर लेती हूँ ताकि आपको समझाने में सही रहे। ठीक है, ये ओके। तो यहाँ पर यूपीएससी के बारे में तो समझ में आ गया कि यूपीएससी क्या है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। और ये जो सीएससी है, सीएससी से क्या मतलब बच्चों, आपने कभी सुना है यूपीएससी सीएससी? अगर आपने सुना है तो जरा थोड़ा सा आप सोचिए कि क्या है सीएससी, क्या हो सकता है। हम किसकी प्रिपरेशन करने जा रहे हैं? हम सिविल सर्विस एग्जाम की प्रिपरेशन करने जा रहे हैं। ठीक है, सिविल सर्विस एग्जाम की। ठीक है, लोक प्रशासनिक सेवा। ठीक है, लोक प्रशासनिक प्रशासन का जो एग्जाम होता है, जो कि केंद्र के लेवल का होता है, जैसे आईएएस ऑफिसर हो गया, आईएफएस ऑफिसर हो गया, आईपीएस ऑफिसर हो गया। हम यहाँ पर उस पोस्ट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं हम यहाँ पर। लेकिन सबसे पहले प्रिपरेशन करने से पहले सबकी एक प्रॉब्लम होती है कि हम स्टार्ट कैसे करें। हम अगर कोई प्रिपरेशन करने जा रहे हैं तो उसको स्टार्ट कैसे करें, उसका प्रोसेस क्या है, एग्जाम का पैटर्न क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, एवरीथिंग हमें ये सब चीजें जानने की जरूरत होती है, ताकि हम अपनी जो प्रिपरेशन है उसको स्टार्ट कर सके। और हम ये भी जानना चाहते हैं कि एग्जाम का जो एग्जाम में मतलब इसका जो एग्जाम है कितने पेपर होते हैं, प्रीलिम्स क्या है, मेंस क्या है, इंटरव्यू मतलब क्या प्रोसेस है, ये सारा कुछ आज हम यहाँ पर जानेंगे। तो बच्चों शुरू करते हैं। लेकिन बच्चों शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि अगर आपने हमारा जो चैनल है लेट्स एडू एकेडमी, अगर आपने हमें अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बच्चों आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आगे बहुत अच्छे लेक्चर्स लेकर आने वाले हैं जो कि आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होंगे। जैसे कि एडवांस की बुक्स हैं और भी जीएस से रिलेटेड सारे जो टॉपिक्स हैं उन सब के जो लेक्चर्स है वो हम यहाँ पर लेकर आएंगे। और यहाँ तक हिंदी, इंग्लिश और आपका जो एप्टी है उनको उन टॉपिक्स को भी हम इस जो हमारा चैनल है उसमें हम कंप्लीट करवाएंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, अगर आपको हमारा जो लेक्चर है वो पसंद आते हैं तो बच्चों लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब शुरू करते हैं। यहाँ पर लिखा है ये डेट, जैसे कि ये 2020 का है इसलिए यहाँ पर 2020 है। जब हमारा 2021 का आएगा तो वो डेट यहाँ पर लिखा रहेगा। ठीक है, ये तो इशू का डेट है, मतलब कब इशू हुआ था, ये जो नोटिफिकेशन है कब इशू हुआ था ये इसके बारे में बता रहे हैं। अब आगे देखते हैं। बच्चों इतना तो समझ में आ गया, जो यूपीएससी है वो किसका एग्जाम कंडक्ट कराती है, आईएएस पीसीएस जैसे सिविल सर्विस जो एग्जाम है, लोक सेवा आयोग के जितने भी एग्जाम है वो कौन कराती है, जो केंद्र के लेवल के, संघ के लेवल के, वो कौन कराती है, यूपीएससी कराते हैं। ठीक है, तो और इसका कब एग्जाम होगा ये सारा हम आगे देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम इसके बारे में जान लेते हैं। बच्चों ये वेबसाइट दी हुई है यूपीएससी www.upsc.government.in। बच्चों ये जो यूपीएससी की वेबसाइट है ये ऑफिशियल वेबसाइट है, इसका यूआरएल है। अगर कोई नोटिफिकेशन आता है, किसी भी तरह का रिजल्ट आता है या कुछ भी आता है, ये इस वेबसाइट में आप यहाँ पर जाके चेक कर सकते हैं। बच्चों यहाँ पर आपको प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स है वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। लगभग 3 से 4 साल तक के जो पिछले पेपर्स हैं वो भी आपको यहाँ पर प्रीलिम्स मेंस के मिल जाएंगे। ठीक है, सारे सब्जेक्ट्स के जो भी पेपर हुए हैं सब मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, तब आगे शुरू करते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है, इम्पॉर्टेंट कुछ बातें लिखी हुई हैं, जो कि है कैंडिडेट्स टू इंश्योर देयर एलिजिबिलिटी फॉर द एग्जामिनेशन। ये यहाँ पर ये पूरा जो टॉपिक है इसमें ये बताना चाहता है कि मतलब जो इम्पोर्टेंट क्या क्या इम्पोर्टेंट है एक कैंडिडेट के लिए, वो एग्जाम के रिलेटेड, मतलब एग्जाम से जो पेपर है उससे संबंधित क्या क्या रिक्वायरमेंट है वो सारी आगे ये दे रहे हैं, ये इसके बारे में यही लिखा हुआ है। ठीक है,
अभी बच्चों यहाँ पर लिखा है हाउ टू अप्लाई, मतलब ये जो एग्जाम के लिए जो फॉर्म आएगा उसको अप्लाई कैसे करना है। बच्चों ये जब 2021 का जब फॉर्म के लिए नोटिफिकेशन आएगा उसके लिए मैं लेक्चर लूंगी और तब मैं बताऊंगी सारी डिटेल्स, क्योंकि ये हम पिछला नोटिफिकेशन आपसे डिस्कस कर रहे हैं ताकि आपको जो एग्जाम की प्रिपरेशन है वो कैसे करनी है और क्या प्रोसेस है वो सारा कुछ आपको पता चल जाए। इस वजह से आज मैं जो 2020 का नोटिफिकेशन है उससे डिस्कस कर रही हूँ, ताकि जब 2021 का जो नेक्स्ट आने वाला है तो उसके लिए आप जो प्रिपरेशन करनी है वो आप थोड़ा बहुत समझ जाए कि कैसे प्रिपरेशन करनी है, क्या पैटर्न है। ठीक है, तो बच्चों ये हम तभी डिस्कस करेंगे जब हमारा 2021 का नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो हम अभी इसको ये छोड़ रहे हैं और आगे देखते हैं लास्ट डेट। बच्चों ये लास्ट डेट भी हम तभी डिस्कस करेंगे जब हम नेक्स्ट जो न्यू नोटिफिकेशन आएगा 2021 का, मतलब 2021 का, तब डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब हाँ ये चीज इंपॉर्टेंट है, पेनाल्टी फॉर रॉन्ग आंसर्स। बच्चों ये जो लिखा है पेनाल्टी फॉर रॉन्ग आंसर्स, ये क्या है, ये प्रीलिम्स का जो एग्जाम होगा ये उसके लिए, जो प्रीलिम्स का जो 2 पेपर होते हैं बच्चों उसके लिए। अब मैंने इस लेक्चर से पहले, जो अभी मैं आज लेक्चर ले रही हूँ, उससे पहले मैंने प्रीलिम्स का सिलेबस एंड पैटर्न के लिए एक लेक्चर बनाया था। आप उसको बच्चों जाकर देखिएगा, उसमें आपको पैटर्न क्या एग्जाम का प्रीलिम्स का वो वहां पर डिस्कस किया है मैंने, बहुत ही ब्रीफली किया है, मतलब बहुत ही अच्छे से किया है, तो आप उसको देख सकते हैं वहां पर। तो बच्चों मैं आज जो डिस्कस करूंगी वो मेंस के बारे में डिस्कस करूंगी, क्योंकि प्रीलिम्स का जो था जो भी कहना था, जो भी बताना था, वो मैंने सारा कुछ पहले ही लेक्चर बना दिए, उनको आपको देखना चाहिए, जो कि प्रीलिम्स की एक हमारे प्लेलिस्ट है, उसमें आप जाकर एवरीथिंग आप देख सकते हैं रिलेटेड टू प्रीलिम्स एग्जाम। ठीक है, ये जो यहाँ यही बता रहे हैं कि जो रॉन्ग आंसर्स के लिए जो पेनाल्टी है, मतलब माइनस मार्किंग है, वो यहाँ पर बताना चाहते हैं। तो इसके बारे में तो मैंने बता दिया है आपको प्रीलिम्स के लेक्चर में, आप उधर देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो अभी हम इसको भी छोड़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। फैसिलिटेशन काउंटर फॉर गाइडेंस एंड ऑफ कैंडिडेट्स। ये कुछ ये दिया हुआ है कि जब आपका फॉर्म आएगा बच्चों, तो अगर आपको उससे रिलेटेड कोई इश्यूज होंगे, कोई प्रॉब्लम होगा, तो क्या करेंगे आप, इन नंबर्स पे आप डिस्कस मतलब कांटेक्ट कर पाएंगे। जैसे ये यूपीएससी का जो ऑफिसेज होते हैं जो कुछ एरिया में, उनका जो नंबर दिया है वो है, तो आप उनसे जब आपका फॉर्म आ जाएगा तब आप उनसे डिस्कस कर सकते हैं रिलेटेड टू आपका जो फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म में अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो उससे रिलेटेड ये इन्फॉर्मेशन, कुछ कॉन्टैक्ट नंबर दिए हैं जैसे कि ये दिया हुआ है, तो उससे रिलेटेड कर सकते हैं कॉन्टैक्ट। ठीक है, बट जब अभी 2021 का नोटिफिकेशन आएगा उसमें भी ये सारी डिटेल्स होंगी, तो आप उसको फॉलो करिएगा रेदर देन दिस कंटेंट। ओके, अब यहाँ पर है मोबाइल फोन्स बैंड। बच्चों ये मोबाइल फोन्स ऑब्वियसली जो गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं ज़्यादातर क्या होता है, मोबाइल फोन्स बैन ही होते हैं, वहाँ पर आप लेकर जा नहीं सकते हैं, तो ये इसमें कुछ बताने वाला है नहीं बच्चों। अब आगे चलते हैं बच्चों, ये मैं आपसे नोटिफिकेशन डिस्कस कर रही हूँ, जो यूपीएससी प्रोवाइड कराती है वो पूरा नोटिफिकेशन है। यहाँ पर मैं सीधा अगर मैं चाहती तो इसके लिए मतलब एक अलग सा पूरा पीपीटी बना के सारा कुछ लेक्चर कंप्लीट करके देती, लेकिन मुझे लग रहा था कि शायद आपको इससे ज़्यादा समझ में आएगा जब मैं सीधा नोटिफिकेशन से ही आपको क्लियर कराऊंगी ये सब बातें। ठीक है, तो चलते बच्चों, अब ये देखते हैं कि यहाँ पर क्या लिखा है। यहाँ पे कुछ नंबर्स लिखे हैं, उसके आगे लिखा है प्रीलिम्स एग्जाम के बारे में लिखा है, ऑफ द सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन फॉर रिक्रूटमेंट टू द सर्विसेज। यहाँ पर बच्चों कुछ सर्विसेज दी हुई हैं। ठीक है, यहाँ पर जो यूपीएससी जो एग्जाम कंडक्ट कराती है, यूपीएससी सीएससी का, ठीक है, तो मतलब सिविल सर्विसेज एग्जाम। बच्चों मैं जब सीएससी बोलूँ तो इसका मतलब है सिविल सर्विसेज एग्जाम। ठीक है, यूपीएससी बोलूँ तो मतलब यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है इसका मतलब। ठीक है, तो ये जो एग्जाम होगा आपका, तो वो कितनी सर्विसेज के लिए होगा, 24 सर्विसेज के लिए होगा, और वो कौन कौन सी सर्विसेज हैं वो यहाँ पर बताया गया है। ठीक है बच्चों, ये सारा 24 सर्विसेज है, यहाँ पर ये सब कुछ बताया गया है। तो बच्चों अब पहले हम देख लेते हैं कौन कौन सी सर्विसेज हैं जो यूपीएससी कंडक्ट जिनके लिए एग्जाम कराती है। ये जो एग्जाम होगा उसके लिए कितनी सर्विसेज के लिए है, तो 24 के लिए है। तो पहले मैं यहाँ पर डिस्कस कर देती हूँ कौन कौन सी सर्विसेज हैं। मैं यहाँ पर पूरी नहीं बताऊंगी, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट, जो खास जो बहुत ही इम्पोर्टेंट मतलब यहाँ पर मतलब पोस्ट है उसके बारे में मैं बता दे रही हूँ, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। बल्कि 24 पूरा काउंट नहीं कर रही हूँ, जब आपका जो नया नोटिफिकेशन आएगा उसको अगर होगा तो मैं उसमें डिस्कस कर दूंगी। ठीक है, उसका सारा बता दूंगी। जो मेन पोस्ट है उसके बारे में मैं यहाँ पर बता देती हूँ, हिंदी और इंग्लिश दोनों में बताऊंगी बच्चों, जो इसलिए आपको इतनी प्रॉब्लम लेने की जरूरत नहीं है कि मतलब मैम सिर्फ इंग्लिश का ही कंटेंट
कंटेंट लेकर आती है। एक्चुअली मैं हिंदी में भी बोलती हूँ और इंग्लिश का जो कंटेंट है उसमें भी आपको क्या है दोनों तरीके से क्लियर हो जाता है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं अब आगे क्या है। यहाँ पर लिखा है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। फर्स्ट नंबर की जो सर्विस है बच्चों, सबसे मेन सर्विस, जब आपकी जो मेरिट लिस्ट आएगी, जब कुछ पोस्ट होती हैं जो सबसे मतलब बहुत कम पोस्ट होती है, मे बी 100 या 150 लगभग पोस्ट होती हैं, तो वो किसके लिए मतलब पूरी तरीके से वो किसकी पोस्ट होती है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, मतलब IAS ऑफिसर जो आपने सुना होगा, जिला अधिकारी जिसमें बनते हैं, ठीक है। जो पूरे जो डिस्ट्रिक्ट का जो अधिकारी होता है, जिला अधिकारी जिसको बोलते हैं, आपने कलेक्टर भी सुना होगा, तो ठीक है, वो मेन वही हैं जो जिला अधिकारी हैं, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस वही अधिकारी बनते हैं जो कि इस पोस्ट को प्राप्त कर लेते हैं इस एग्जाम के द्वारा, ठीक है। लेकिन बच्चों ये जो पोस्ट है ये सभी को नहीं मिल पाती है, उन्हीं को मिल पाती जिनका जो मेरिट लिस्ट में नाम उतना, अगर मान लीजिए 100 वैकेंसीज हैं, मान लीजिए इस साल जो भी वैकेंसी आई उसमें से 100 जो वैकेंसी मान लीजिए इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की है, तो उसमें मान लीजिए कट ऑफ क्या जाती है, कितने कट ऑफ के बच्चों को इस पोस्ट के लिए लिया जाता है, तो मतलब जो सबसे अच्छी जिनकी कट ऑफ होती है, जैसे 99 से 100 तक में, तो उनको ये लगभग पोस्ट मिल जाती है, ठीक है। तो अब उसमें भी लोगों को आपने सुना होगा कई टॉपर्स जिनका मतलब फर्स्ट सेकेंड रैंक, मतलब ज़्यादा मार्क्स नहीं, लगभग 50% मार्क्स भी अगर आप इस एग्जाम में लेकर आ जाते हैं, जो पूरा इसका टोटल है, तो भी आपका सिलेक्शन इसमें मतलब पॉसिबल है, आपका सिलेक्शन इस एग्जाम में हो जाएगा। अगर इसका जो टोटल जो मार्क्स है मेंस में, अगर उसका आप पूरा 50% मार्क्स, अगर आप बच्चे 100% नहीं 50% मार्क्स अगर आप लेके आते, तो आपका सिलेक्शन इसमें पक्का है, ठीक है। मतलब इस जो ये पूरा एग्जाम है इसे जब, लेकिन मेरिट के आधार पर आपको ये पोस्ट मिलेंगी, ठीक है। तो अब इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का तो हो गया, इसको हिंदी में बोलते हैं भारतीय प्रशासनिक सेवा, ठीक है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, ठीक है। इंडियन मतलब भारतीय, एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब प्रशासनिक, सर्विसेज मतलब ये सेवा, ठीक है। सेकंड नंबर है इंडियन फॉरेन सर्विस, मतलब ये विदेश की जो सर्विसेज होती हैं, जिसमें जो पोस्टिंग होगी वो आपकी कहाँ पे होगी, विदेश मंत्रालय के मतलब रेफरेंस में होगी, ठीक है। जैसे भारतीय विदेश सेवा, इसको क्या बोलेंगे, भारतीय विदेश सेवा। फिर आता है इंडियन पुलिस सर्विस, मतलब भारतीय पुलिस सेवा, ठीक है। तो आपने देखा होगा IPS ऑफिसर होते हैं, जो मतलब पुलिस ऑफिसर्स होते हैं, उनके जो मेन होते हैं, जो IPS ऑफिसर होते हैं, जो सबसे बड़े अधिकारी होते हैं इसमें, वो पुलिस डिपार्टमेंट में वो कौन होते हैं, इंडियन पुलिस सर्विस होती है, ठीक है। वही बनते हैं IPS, मतलब इसी का फुल फॉर्म है IPS ऑफिसर, इसी को बोलते हैं शॉर्टकट में, ठीक है, शॉर्ट नेम में। अब आगे चलते हैं इंडियन P&T अकाउंट्स एंड फाइनेंस सर्विस ग्रुप A। अब इसको हम देख लेते हैं, क्या 4 नंबर पे हिंदी में बोल देते हैं, भारतीय डाक एवं तार लेखा और वित्त सेवा ग्रुप का, ठीक है, ऐसा कुछ हिंदी में। तो बच्चों ये जो मेन 3 पोस्ट हैं यहाँ पर, इसके लिए ज्यादातर बच्चे मतलब ज्यादातर जो ड्रीम होता है लोगों का, कि बच्चों का, कि यही 3 पोस्ट में से ही सिलेक्शन लेना है। जस्ट 1 मिनट बच्चों, इसको थोड़ा सा हाँ, तो ये है इसमें, ये जो 3 पोस्ट के लिए है, एक रेवेन्यू सर्विस भी है यहाँ पर। हाँ, ये लोगों जो ज्यादातर बच्चों की ये भी एक, कुछ बच्चों की एक चॉइस होती है रेवेन्यू सर्विस के लिए भी। तो आप मतलब वहाँ पर क्या है, जब आपका मेंस निकल जाएगा बच्चों, जब मेंस आप क्वालिफाई कर लेंगे, मतलब आपका कट ऑफ में आ जाएगा, मेंस में आप सेलेक्ट हो जाएंगे, तो क्या होगा, आपको इंटरव्यू के लिए भी कुछ फॉर्म अप्लाई करना, मतलब एक फॉर्म आएगा फिर से, उसके में अप्लाई करना पड़ेगा। तो बच्चों उसमें आपको ये मतलब जो कौन सी पोस्ट आपको फर्स्ट नंबर पे चाहिए, सेकंड नंबर पे चाहिए, तो ऐसा मतलब प्रियोरिटी, जिसको आप प्रियोरिटी कहेंगे, कि मतलब मान लीजिए आपके कितना मार्क्स आते हैं, ये तो मार्क्स तो सबसे बाद में बताए जाते हैं, जब सिलेक्शन हो जाता है कि आपका रिजल्ट आता है, मार्क्स उसके बाद ही मतलब UPSC प्रोवाइड कराती है, ठीक है बच्चों। जैसे कि अभी जो एग्जाम हुआ था 2019 का जो रिजल्ट आया बच्चों, तो उसका देखिए सिलेक्शन हो गया था सबका, और कौन फर्स्ट आया कौन सेकंड आया ये भी बता दिया गया। लेकिन जो मार्क्स होते हैं, मार्क्स अभी आए हैं इस समय, बल्कि रिजल्ट काफी पहले आ गया था, ठीक है। तो यही है कि मार्क्स काफी देर में आते हैं, तो इसीलिए इसमें रिजल्ट आ ही जाता है, रिजल्ट से पता चल जाता है कि फर्स्ट नंबर पे कौन है, सेकंड नंबर, जिनका 100 से अंदर है, तो समझ लीजिए उनका लगभग चांसेस हैं कि उनको IAS की पोस्ट मिल जाए, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, मतलब जिनकी जो मतलब रैंक है, तो वो अगर इसके अंतर्गत आती है तो वो मिल जाएगा, 100 के लगभग अंदर आती है तो मिल जाता है, ठीक है।
अब आगे देखते हैं इसमें क्या है। हाँ, ये तो सर्विसेज के बारे में 24 सर्विसेज है उनके बारे में बताया गया है। तो बच्चों इस जब हम हमारा जो 2021 का नोटिफिकेशन आएगा उसमें हम इसके बारे में जान लेंगे और ज़्यादा, ठीक है। अब इसके बाद और क्या है इसमें थोड़ा सा देख लेते हैं। ये बच्चों हम बाद में डिस्कस कर लेंगे सारी जो अभी थोड़ा बहुत ये लिखा हुआ है, ऐसा कुछ खास नहीं है जो मतलब बताना चाहिए अभी। हाँ, लेकिन ये लिखा हुआ है द नंबर ऑफ वैकेंसीज टू बी फिल्ड थ्रू द एग्जामिनेशन इज एक्सपेक्टेड टू बी अप्रोक्सीमेटली 796 विच इंक्लूड 24 वैकेंसीज रिजर्व। मतलब ये जो रिजर्व कैंडिडेट्स के लिए, जैसे मान लीजिए इतनी वैकेंसीज, टोटल वैकेंसी इतनी है, तो उसमें रिजर्व कैटेगरी के लिए कितना है, ये सारी इसमें बताई गई है। तो ये बच्चों ये तब जब नया नोटिफिकेशन आएगा तो उसमें आप ये सब चेक कर लीजिएगा। अभी इसका कोई लेना देना नहीं है। अभी जो हम प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके लिए अभी इसके बारे में मत सोचिए। अब आगे देखते हैं बच्चों, ये दिया हुआ है अ लिस्ट ऑफ सर्विसेज आइडेंटिफाइड सूटेड फॉर पर्सन। मतलब जैसे जो बच्चे डिसेबिलिटी है, जिनकी जो डिसेबिलिटी है, मतलब किसी वजह से वो उन्हें कोई फिजिकल प्रॉब्लम है, तो क्या क्या जैसे सर्विसेज है, मान लीजिए 24 सर्विसेज हैं, तो किस सर्विसेज के लिए कौन से किस टाइप की जो डिसेबिलिटी है वो बच्चे मतलब अप्लाई कर सकते हैं, ये सारा कुछ दिया है। जैसे मान लीजिए आईएएस का एग्जाम किसी बच्चे को देना जो डिसेबल है, तो उसको क्या क्या कैटेगरी ऑफ विच आइडेंटिफाई, ये कुछ कैटेगरी दी हुई है, ठीक है। और फंक्शनल क्लासिफिकेशन मतलब कुछ कैटेगरीज में के अंतर ही फंक्शनल क्लासिफिकेशन है, ठीक है। और ये फिजिकल रिक्वायरमेंट क्या क्या है, ये सारा कुछ ऐसे दिया हुआ है 24 जितनी भी वैकेंसी है उन सब के लिए। तो बच्चों जब नया नोटिफिकेशन आएगा तो आप उसमें भी चेक कर सकते हैं ये सब चीजें, ठीक है। अब आगे देखते हैं इसमें क्या है, थोड़ा फास्ट करते हैं हम इसे। अब यहाँ पर दिया है बच्चों, यहाँ पर सेंटर ऑफ सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स एग्जाम, मतलब प्रिलिमिनरी, थोड़ा सा कहने में थोड़ा टाइम लग रहा है, इस वजह से बच्चों मैं इसको प्रीलिम्स बोल रही हूँ, ठीक है। तो प्रीलिम्स के लिए दिया है सेंटर्स फॉर ऑफ सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स एग्जाम का, ठीक है। जो पहला पेपर होता है प्रीलिम्स होता है, फर्स्ट स्टेज जो होता है इसका प्रीलिम्स होता है। जिसने प्रीलिम्स निकाले उसको मेंस के लिए वो अप्लाई कर सकता है, ठीक है बच्चों। तो ये इसमें सेंटर बताया गया है कि कौन कौन से सेंटर में एग्जाम कंडक्ट कराए जाएंगे, ठीक है। ये 2020 का है। अब 2021 का जो आएगा तो बच्चों उसमें होगा, तो आप उसमें इसको देख सकते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल मैं बता दे रही हूँ यहाँ पर, जैसे अगरतला हो गया, आगरा, अजमेर, ये ऐसे ही कुछ सारे दिए हुए हैं। तो इसको अभी जानने की कोई इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है, अब आगे ये सब तो पता चल ही जाएगा जब नया नोटिफिकेशन आएगा। अब यहाँ पर दिया है सेंटर ऑफ सिविल सर्विसेज मेंस एग्जाम का, तो ये भी अभी कोई दिक्कत नहीं, अभी हम ये सब ना भी जाने तो कोई जरूरी नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत बता दे रही हूँ। जैसे अहमदाबाद हो गया, दिल्ली हो गया, पटना हो गया, दिसपुर हो गया, ये सारा ऐसे, लखनऊ हो गया, ठीक है। ये सारा कुछ सेंटर्स है जहाँ पर सिविल सर्विस के एग्जाम होंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आगे चलते हैं, इसका तो हम नया नोटिफिकेशन जब आएगा तो हम उसमें चेक करेंगे। सबसे मेन चीज है प्लान ऑफ एग्जामिनेशन, मतलब एग्जामिनेशन का जो प्लान है यूपीएससी का वो क्या है, ये हम चेक करते हैं अब, ठीक है। The civil services examination will consist of 2 successive stages। मतलब ये कहना चाहते हैं जो सिविल सर्विस का एग्जाम है वो 2 सक्सेसिव स्टेजेस में, मतलब 2 स्टेजेस में कराए जाएंगे, ठीक है। पहला क्या है कि पहला है प्रीलिम्स एग्जाम, मतलब सिविल सर्विस प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा बच्चों। ये चीज ध्यान देना है आपको, ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, ठीक है। ये जो प्रीलिम्स का पहले दो, मतलब प्रीलिम्स के 2 पेपर होते हैं, उसमें जो दोनों एग्जाम होंगे वो ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे और उन दोनों में ही माइनस मार्किंग होगी। इसके बारे में बच्चों सारा कुछ मैंने बताया हुआ है, जो लेक्चर है प्रीवियस लेक्चर प्रीलिम्स के बारे में, तो उन लेक्चर्स को आप देख सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद जब बच्चे कट ऑफ में आ जाते हैं, बच्चों का प्रीलिम्स निकल जाता है, तब बच्चों को क्या होता है, जो सेकंड पेपर है, सेकंड स्टेज है जो कि मेंस है, ठीक है। उसके लिए बच्चों फिर आपको अप्लाई करना पड़ता है। जैसे अभी आपने प्रीलिम्स के लिए अप्लाई किया, फिर उसके बाद जब आपका कट ऑफ हो जाएगा, प्रीलिम्स आपका निकल जाएगा, तो आपको मेंस के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। वो इसमें कि मेंस के 2 पार्ट होते हैं बच्चों, एक तो रिटन होता है उसके, और दूसरा पार्ट है इंटरव्यू। तो रिटन में बच्चों आपको, जैसे आप स्कूल टाइम पे कुछ
क्वेश्चन आंसर लिखा करते थे अपनी कॉपी में, वैसे ही अब इसमें रिटन मतलब लिखना ही है आपको। क्वेश्चन कम आंसर वाली एक बुकलेट होगी जिसमें क्वेश्चन भी होगा और आंसर के लिए थोड़ा स्पेस होगा, और फिर उसके बाद फिर क्वेश्चन फिर आंसर ऐसे करके एक पूरा नोटबुक मिलेगी, ठीक है। तो उसमें ही आपको लिखना होगा, ठीक है। तो वही है। और इंटरव्यू तो जब आपका रिटर्न हो जाएगा फिर आपको फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा, आएगा इंटरव्यू के लिए, फिर आपको अप्लाई करना पड़ेगा और उसमें आपको सर्विसेज की प्रेफरेंस देनी होती है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। इतना तो बच्चों मुझे लगता है समझ में आ गया होगा आपको, जितना अभी मैंने बता दिया। फिर यहाँ पर लिखा है एप्लीकेशंस आर नाउ इनवाइटेड फॉर द सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स एग्जामिनेशन ओनली। मतलब ये कहने का मतलब जो जब आपका नोटिफिकेशन आएगा तो उस समय जो आप फॉर्म अप्लाई करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स के लिए होगा। जब आपको प्रीलिम्स निकल आएगा, रिजल्ट आ जाए कि हाँ आपका उसमें हो गया है, आप सिलेक्ट हो गए हो प्रीलिम्स में, तब आप उसके लिए जब मेंस का फिर से वो फॉर्म अप्लाई करने के लिए मतलब वो यूपीएससी दोबारा से प्रोवाइड कराएगी फॉर्म, ठीक है। तो उसको फिर आपको अप्लाई करना पड़ेगा। फिर उसके बाद जब मेंस का रिटर्न हो जाएगा तो उसके बाद फिर इंटरव्यू के लिए भी फॉर्म आएगा। तो इस तरह 3 स्टेजेस में आपको फॉर्म अप्लाई करने होंगे, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर देखिए, द कैंडिडेट हु आर डिक्लेयर्ड बाय द कमीशन टू हैव क्वालिफाइड फॉर, बच्चों वही चीज बता रहे हैं जो मैंने अभी बता दिया है। तो इसके बारे में जब नेक्स्ट जो आएगा उसमें हम डिस्कस करेंगे। इतना अभी कुछ आपको जानने की जरूरत नहीं है कि हम, ये तो मैंने बता ही दिया है कि मतलब 3 स्टेजेस में फॉर्म फिल करना पड़ेगा और थर्ड जो इंटरव्यू होगा उसमें भी आपको चॉइसेस फिल करने, बस ये सब वही दिया हुआ है, ठीक है। और मतलब जैसे हाँ ये चीज दी है, जैसे कुछ बच्चे जो कैटेगरी में आते हैं तो उन बच्चों को क्या है, डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू उनकी कैटेगरी के रिलेटेड जो ईडब्ल्यूएस है या फिर एससी एसटी है, तो उनके जब आपको मेंस का जो फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा तो उसमें लगभग आपको अपना जो डॉक्यूमेंट है वो कंप्लीट कर लेना चाहिए। लेकिन हाँ एक चीज ये भी है बच्चों कि जो आपका डॉक्यूमेंट होना चाहिए, जैसे कि जब आपका जो फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं उसके जस्ट पहले डेट का ये जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जैसे कि कास्ट सर्टिफिकेट जो होता है, तो उससे पहले की डेट का वो होगा, मतलब बहुत ज्यादा लेट का नहीं होगा जो माना ना जा सके, ठीक है। इसके बारे में हम नेक्स्ट आगे हम डिस्कस करेंगे जब हम 2021 के लिए फॉर्म के लिए हम यहाँ पर नोटिफिकेशन देखेंगे, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर देखते हैं आगे क्या है। अब मेन चीज है, सबकी प्रॉब्लम यही होती है कि आखिरकार सब कुछ जान लिया, ठीक है, सब कुछ जान लिया कि इसका मतलब क्या है, थोड़ा बहुत तो समझ गए, उसके बाद क्या है, अब इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, आखिरकार हम उसके लिए एलिजिबल हैं कि नहीं है इस एग्जाम के लिए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है। तो चलिए बच्चों अब आगे जानते हैं कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, क्या कंडीशन है जो यूपीएससी ने रखी है, ठीक है। एलिजिबिलिटी कंडीशन फर्स्ट नंबर है नेशनलिटी। ये तो बच्चों सब जानते हैं कि जो भी फॉर्म अप्लाई कर रहा है अपने इंडिया में गवर्नमेंट जॉब के लिए, तो सभी फॉर्म में ये तो होता ही है कि नेशनलिटी चेक मतलब होता है कि जैसे कि फर्स्ट नंबर पे आप इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, फॉर द इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, द इंडियन फॉरेन सर्विस एंड द इंडियन पुलिस सर्विसेज, अ कैंडिडेट मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है। मतलब जो 3 सर्विसेज बच्चों, मैंने जो जस्ट ऊपर की जो सबसे ऊपर की 3 सर्विसेज थी जिनको मैंने आपको बताया था, भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय विदेश सेवा, भारतीय पुलिस सेवा, ठीक है। मतलब आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, इसके बारे में जो मैंने बताया था, उन 3 सर्विसेज के लिए क्या आपको जरूरी है कि आप क्या है, सिटीजन ऑफ इंडिया के, सिर्फ और सिर्फ इंडिया के ही सिटीजन को ये इन 3 सर्विसेज में लेंगे। जो बाकी सर्विसेज हैं, जो इसके अलावा जैसे 24 सर्विसेज होती है बच्चों, तो उसमें जैसे 3 सर्विसेज के लिए सिर्फ आपको इंडियन होना जरूरी है, ठीक है। मतलब आप और कहीं के होंगे किसी दूसरी कंट्री के, तो आप इन 3 सर्विसेज के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप उसके अलावा जो पोस्ट है उनके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है ये देखते हैं। फॉर द अदर सर्विसेज, जो कि अदर सर्विसेज है, अ कैंडिडेट मस्ट बी आइदर, या तो सिटीजन ऑफ इंडिया, या तो वो इंडिया के हो तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं, और सब्जेक्ट ऑफ नेपाल, मतलब या तो नेपाल के हो या फिर भूटान के हो या तिब्बत रिफ्यूजी हो, हु के, मतलब ये सारी कुछ मतलब रिक्वायरमेंट्स यहाँ पर दी हुई है कि कौन कौन अप्लाई कर सकता है। तो ये एक बार हम पढ़ देते हैं इसको। तिब्बत रिफ्यूजी हु केम ओवर टू इंडिया बिफोर 1 जनवरी 1962, मतलब तिब्बत से कोई रिफ्यूजी आया है जो कि क्या है, बिफोर, किससे पहले, 1 जनवरी मतलब 1 जनवरी 1962 से पहले आया हो, विद द इंटेंशन ऑफ परमानेंटली सिटिंग ऑफ, मतलब किस इंटेंशन से आया हो, किस सोच से आया हो कि हाँ मुझे परमानेंट इंडिया में ही रहना है, इस सोच से जो कोई आया हो, कब, 1 जनवरी 2000 नहीं 1962 से, 1962 से 1 जनवरी 1962 से जो पहले आया हो, वही लोग इस फॉर्म को, इन फॉर्म जो अदर सर्विसेज है उनके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है।
अ पर्सन मतलब ऐसा एक ऑथराइज पर्सन होना चाहिए, जो मान लीजिए एक ऑथराइज सोच के आया हो कि हाँ भाई मुझे परमानेंटली अब मुझे इंडिया में ही रहना है, और मतलब और दूसरी कंट्री में फिर अब नहीं जाना है, कि मतलब रहने के अकॉर्डिंग, ठीक है। सेटल होने के लिए, मतलब कि अब मतलब यहीं की जैसे नागरिकता ले लेना, वही चीज है यहाँ पर कहना चाहते हैं। अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु हैज माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज ऑफ केन्या, युगांडा, द यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया, जाम्बिया, मतलब कुछ यहाँ पर और भी कई कंट्रीज के नाम है जो बता रहे हैं कि विद द इंटेंशन ऑफ परमानेंटली सेटिंग। जो लोग क्या है, जो कई देश कई कंट्री के लोग आते हैं हमारे इंडिया में और यहीं की नागरिकता ले लेते हैं। तो अगर ऐसे कोई आए हैं जैसे कि पाकिस्तान से आया हो, श्रीलंका से आया हो, ईस्ट अफ्रीकन से, जो परमानेंटली पहले से यहाँ नहीं रहते थे बल्कि उन्होंने बाद में नागरिकता ली है, ठीक है, तो वो लोग भी इन अदर सर्विसेज के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो 3 सर्विसेज जो मैंने ऊपर बताई हैं, तो उनके लिए कौन कर सकता है, जो सिर्फ और सिर्फ यहीं के नागरिक पहले से ही स्टार्टिंग से ही रहे हों, ठीक है, तो वही लोग अप्लाई कर सकते हैं। अब आगे क्या है, प्रोवाइड दैट अ कैंडिडेट बिलोंगिंग टू कैटेगरीज बी, सी, डी एंड ई शैल बी अ पर्सन इन हुज फेवर सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी हैज बीन इशूड बाय द गवर्नमेंट। मतलब जो ये जो बच्चे हैं बी, सी, डी, ई से, बी, सी, डी, मतलब ये यहाँ ये इन 4 कैटेगरी के जो बच्चे हैं उनको क्या है, गवर्नमेंट से उनके पास क्या है, एक ऑथराइज्ड क्या है, मतलब एक सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो एलिजिबिलिटी का एक सर्टिफिकेट होना चाहिए कि हाँ मतलब वो इस एग्जाम के लिए भी एलिजिबल है, ठीक है। तो उसके लिए उनका सर्टिफिकेट यहाँ पर उन्हें लगेगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्या है। A candidate in whose case a certificate of eligibility is necessary may be admitted to the examination, but the offer of appointment may be given only after the necessary eligibility certificate has been issued to him। मतलब जैसे कि कभी भी जैसे आप सेलेक्ट हो गए उसके बाद भी जब आपको अपॉइंटमेंट हो जाएगा तब भी आप उस समय भी आपके लिए क्या है, ये एलिजिबिलिटी जो सर्टिफिकेट है वो आपके लिए उसमें बहुत जरूरी हो जाएगा, तभी आप उस सर्विस में सेलेक्ट हो सकते हैं, ठीक है बच्चों। ये चीज दिया हुआ है, मतलब आप उसके लिए एलिजिबल हैं, अदरवाइज आप भले ही पास हो गए हैं, सेलेक्ट हो गए, तब भी वो तब तक सर्विस नहीं मिलेगी जब तक आप वो मतलब सर्टिफिकेट प्रोवाइड नहीं कराएंगे, ठीक है। अब देखिए हमने एलिजिबिलिटी देख ली, नेशनलिटी की, अब हम सेकंड नंबर पे देखते हैं जो एज लिमिट है। एज लिमिट क्या है, इसको ये तो बच्चों सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि काफी लोगों का जो ड्रीम होता है कि हमें आईएएस के लिए एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करनी है, आईपीएस के लिए करनी है, आईएफएस के लिए करनी है, लोगों का ड्रीम होता है, ज्यादातर हर इंडियन का ड्रीम होता है, क्योंकि ये जो एग्जाम है बच्चों ये ऑल इंडिया लेवल का एग्जाम है, ये किसी स्टेट का एग्जाम नहीं। स्टेट लेवल के भी लोक सेवा आयोग के एग्जाम होते हैं बच्चों, तो उसके लिए भी मैं आगे बताऊंगी, लेकिन अभी हम जो यूपीएससी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं तो उसका हम अभी बता देते हैं कि इसमें क्या है, एज लिमिट क्या है। A candidate must have attained the age of 21, मतलब जिस बच्चे की एज 21 साल पूरी हो गई है, एंड मस्ट नॉट हैव अटेंड द एज ऑफ 32, मतलब जिस बच्चे की एज क्या है 21 साल पूरी हो गई है, ठीक है, मस्ट हैव अटेंड, तो वो क्या कर सकता है, अटेंड कर सकता है, ठीक है। और जिस बच्चे की जो एज है 32 हो गई है तो वो क्या है, अटेंड नहीं कर सकता। किस डेट पे हो गई है, 1 अगस्त 2020। मान लीजिए आप 1 अगस्त 2020 को 32 ईयर के हो, इससे पहले या फिर उसी डेट में आप हो गए हैं 32 ईयर के, तो बच्चों आप क्या है, एलिजिबल इस एग्जाम के लिए एलिजिबल नहीं है। यहाँ पर साफ लिखा हुआ है कि आप उसके लिए एलिजिबल नहीं है। ही मस्ट हैव बीन बोर्न नॉट अर्लियर देन 2 अगस्त 1988, मतलब जो 2 अगस्त 1988 से भी उससे क्या है, पहले बॉर्न नहीं होना चाहिए बच्चों को, ठीक है, क्योंकि अदरवाइज आपकी जो एज है 32 या 32 प्लस हो जाएगी, ठीक है। एंड नॉट लेटर देन फर्स्ट अगस्त 1999, मतलब इसके 1 अगस्त 1999 के बाद के भी बच्चे नहीं होने चाहिए, क्योंकि 21 साल और 32 साल के बीचों बीच, मतलब 21 साल तो लेनी है लेकिन जो 32 से पहले है उनको ले लेना है, ठीक है, मतलब 32 से आगे नहीं जाना चाहिए, ठीक है। अब ये किन किन बच्चों के लिए के ऊपर अप्लाई होता है और किन बच्चों को इससे थोड़ा सा छूट मिली हुई है, उसके लिए भी हम आगे देखते हैं।
necessary action to make corresponding changes in the respective rules regulation pertaining to various services in is being taken separately। मतलब अब ये बताया गया आगे कि मतलब कुछ रूल्स रेगुलेशन है जो आगे है जो इसी एज से रिलेटेड है। तो क्या है, द अपर एज लिमिट प्रिस्क्राइब्ड above will be relaxable। मतलब ये कुछ बच्चों के लिए क्या है, एज क्या है, रिलैक्सेबल है, रिलैक्सेशन मिला हुआ है कुछ बच्चों को। अब वो कौन कौन से बच्चे आते हैं उसमें, ये हम देखते हैं। फर्स्ट नंबर पे है, फर्स्ट नंबर का हम देखते हैं अप टू अ मैक्सिमम ऑफ 5 years इफ अ कैंडिडेट बिलोंग्स टू अ शेड्यूल कास्ट और अ शेड्यूल ट्राइब। अगर कोई बच्चा जो अनुसूचित जाति, शेड्यूल कास्ट मतलब अनुसूचित जाति, या शेड्यूल ट्राइब मतलब अनुसूचित जनजाति, क्योंकि बच्चों ये जो ये जातियां हैं काफी पिछड़ी हुई थी, तो इसलिए क्या है समाज में इनको एक जो पोजीशन बाकी जातियों को मिला है, तो इसके इनइक्वलिटी के मतलब इनइक्वलिटी जो बहुत ज्यादा है हमारे समाज में, उस इक्वलिटी को मतलब इक्वलिटी लाने के लिए उनको कुछ रिलैक्सेशन दे दिया जाता है। जैसे मान लीजिए किसी बच्चे को कुछ प्रॉब्लम है और जो बल्कि दूसरा बच्चा है वो बिल्कुल सही है, ठीक है, वो दोनों एक साथ इंप्रूव कर रहे हैं, बट वो जो प्रॉब्लम है लेकिन तो उसको क्या है कुछ रिलैक्सेशन मिल जाता है, ताकि चलो ठीक है आपको थोड़ा सा हम रिलैक्सेशन दे रहे हैं, चलिए आप ऊपर आ जाइए, ठीक है। ऐसा ही यहाँ पर शेड्यूल मतलब एक कास्ट के लिए क्या है रिलैक्सेशन दिया हुआ है कि भाई चलो आपको कोई प्रॉब्लम थी या बचपन में क्या है आपकी कोई पावर्टी की प्रॉब्लम थी आपकी फैमिली में, तो चलिए मान लीजिए वो लोग कुछ दिक्कत थी किसी वजह से ऊपर नहीं उठ पाए, तो चलिए उनको क्या है कुछ छूट दे देते हैं, तो ताकि वो उस लेवल तक आ पाए, तो इसलिए वो कुछ छूट दी गई है। जैसे उन बच्चों को क्या दिया है, 5 year की छूट दी है। अब है सेकंड नंबर में, अप टू अ मैक्सिमम ऑफ 3 years इन द केस ऑफ कैंडिडेट बिलोंगिंग टू अदर बैकवर्ड क्लासेस। मतलब जो बच्चे ओबीसी कैटेगरी के हैं उनके लिए भी कितने ईयर की जो छूट है, रिलैक्सेशन है 3 year की, ठीक है बच्चों। यहाँ पर लिखा है 3 years का रिलैक्सेशन, मैक्सिमम 3 years, ठीक है। और थर्ड नंबर पे आप देखते हैं अप टू अ मैक्सिमम ऑफ 3 years इन द केस ऑफ डिफेंस सर्विसेज पर्सनल डिसेबल्ड इन ऑपरेशंस ड्यूरिंग हॉस्टाइल। मतलब ये कुछ दिया हुआ है कि जैसे यहाँ पर डिफेंस सर्विसेज में जैसे जिनके मम्मी पापा होते हैं, तो ठीक है, या फिर अप टू अ मैक्सिमम ऑफ 3 जस्ट 1 मिनट बच्चों, यहाँ पर कुछ लिखा सर्विस पर्सनल डिसेबल्ड ऑपरेशन ड्यूरिंग द हॉस्टल। मतलब जैसे जो डिफेंस सर्विसेज से रिलेटेड होते हैं या फिर जो खुद रिलेटेड होते हैं, ना कि उनके मम्मी पापा जो रिलेटेड हैं, और या तो फिर वो मतलब किसी मतलब डिसेबिलिटी से वो उनको कोई डिसेबिलिटी है, तो उनको कितने ईयर की छूट मिल रही है, इसमें 3 year की छूट मिल रही है, ठीक है, रिलैक्सेशन मिल रहा है। फोर्थ नंबर पे है अप to a maximum of 5 years in a case of ex-servicemen including commissioned officers and ECO। मतलब ये सब कुछ दिया हुआ कि 5 year की इनको भी छूट मिलेगी, जो मिलिट्री सर्विस से रिलेटेड होंगे, ठीक है, उनको भी छूट मिलेगी, ठीक है। अब यहाँ पर एक बच्चों देखिए ये जो कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है, ये कुछ चीजें हैं जो मतलब कुछ खास लोगों को छूट दी गई है, जो मतलब जो लोग उस किसी वजह से वो उस लेवल तक नहीं आ सकते हैं डायरेक्ट, मतलब आराम से नहीं आ पाए, या किसी मान लीजिए डिफेंस सर्विस में तो वो ऑब्वियसली वो देश की सेवा में लगे रहे हैं, तो किसी वजह से वो नहीं उनके इक्वल नहीं, इस वजह से उनको थोड़ी छूट देती है सरकार, ताकि वो भी उस लेवल तक पहुंच सके, उनको भी वो चांस मिल पाए, ठीक है। क्योंकि ये इंडिया लेवल का एग्जाम है बच्चों, तो ये सबको एक मतलब राइट मिला हुआ है इस एग्जाम के लिए, ठीक है। तो यही सब कुछ बच्चों दिया हुआ है कि जैसे ब्लाइंडनेस है अप टू अ मैक्सिमम ऑफ 10 years इन द केस ऑफ अ ब्लाइंडनेस एंड लो विजन। जिन बच्चों को कम दिखता है, या फिर कोई डीफ है, हार्ड हियरिंग मतलब बहुत कम सुनाई देता है, या फिर किसी मतलब या तो वो ब्लाइंडनेस उनको मतलब अंधापन है, तो उनको कितना साल का 10 साल का यहाँ पर छूट मिल रही है। जैसे लोकोमोटर डिसेबिलिटी है, और भी काफी जैसे एसिड अटैक है, तो एसिड अटैक विक्टिम है, मस्कुलर डायस्ट्रोफी है, तो ऐसे बहुत सारे जो कुछ है, तो मतलब डिसेबिलिटीज हैं, उनके लिए भी छूट दी गई है, ठीक है बच्चों। तो अब आगे चलते हैं बच्चों, ये जो डिटेल ये जो ये है नोटिफिकेशन, उसके बारे में अगर किसी बच्चे को चाहिए होगा कि अगर आपको ये पूरा नोटिफिकेशन चाहिए आपको, तो आप अपनी ईमेल आईडी मुझे उसमें लिख सकते हैं, मतलब कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या फिर ये लिख दीजिए मैम, मतलब ये लिख दीजिए कि मैम हमें ये नोटिफिकेशन चाहिए, तो मैं आपको कोई ना कोई सोर्स के थ्रू आपसे कांटेक्ट कर लूँगी, और आप मुझे मतलब मैं आपको ये मतलब ईमेल से या फिर व्हाट्सएप से कैसे भी आपके लिए शेयर कर दूँगी, ठीक है।
व्हाट्सएप तो मे भी पॉसिबल नहीं होगा, बट हो सकता है कि मैं आपको इस टेलीग्राम चैनल से ही सेंड कर दूं। बच्चे टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिए, जो हमारा टेलीग्राम चैनल है लेट्स एडू एकेडमी आप लिखेंगे तो आपको हमारा चैनल मिल जाएगा, तो आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। क्योंकि जैसे ये एक नोटिफिकेशन है आपको चाहिए तो, लेकिन मुझे कांटेक्ट करना पड़ेगा कैसे भी इधर उधर या फिर ईमेल आईडी ऐसा कुछ करना पड़ेगा। बल्कि अगर आप उसे ही सीधा ज्वाइन कर लेते हैं तो मैं ये नोटिफिकेशन है सीधा उसमें ही डाल दूंगी, मतलब अपलोड कर दूंगी और आप उससे ही देख सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। यहाँ पर और भी कुछ और रिक्वायरमेंट्स है, वो जो थोड़ा बहुत दिया है, जो मतलब अदर कैटेगरी जो उनको कुछ कुछ प्रॉब्लम्स है या किसी वजह से, कैंडिडेट शुड नोट दैट ओनली द डेट ऑफ बर्थ एज रिकॉर्डेड इन द मैट्रिकुलेशन सेकेंडरी एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट और एन इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट और मतलब कुछ रिक्वायरमेंट्स और दिए हैं, तो जो इनको आप क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं, देख सकते हैं खुद से भी। द एक्सप्रेशन मैट्रिकुलेशन हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट इन दिस पार्ट ऑफ द इंस्ट्रक्शन इंक्लूड द अल्टरनेटिव सर्टिफिकेट। मतलब बच्चों इसमें सर्टिफिकेट के बारे में थोड़ा बहुत दिया हुआ है, तो ये अभी ये सब बाद में आप देख लीजिएगा। जब आपको अगर आपको चाहिए नोटिफिकेशन तो आप मुझे टेलीग्राम या फिर कमेंट में मैसेज कर सकते हैं। टेलीग्राम में आपका स्टूडेंट ग्रुप भी है तो आप उसमें उसके थ्रू भी कह सकते हैं। ठीक है बच्चों, अगर आपको चाहिए तो। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं। अभी हमने क्या क्या देख लिया, हमने यहाँ पर नेशनलिटी देख ली, एज रिलैक्सेशन देख लिया। अब हमारा क्या आता है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है इस एग्जाम के लिए। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर दिया है मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन, द कैंडिडेट मस्ट होल्ड अ डिग्री ऑफ एनी ऑफ यूनिवर्सिटीज। मतलब बच्चों को क्या है, एक एक डिग्री होल्ड करनी चाहिए एनी यूनिवर्सिटी, एनी ऑफ यूनिवर्सिटीज इनकॉर्पोरेटेड बाय एन एक्ट ऑफ द सेंट्रल और स्टेट लेजिस्लेटिव इन इंडिया और अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। मतलब जो ऑथोराइज्ड जो मतलब कॉलेजेस हैं उससे आपका ग्रेजुएशन यहाँ पर होना चाहिए। जो मिनिमम इसकी जो क्वालिफिकेशन है वो ग्रेजुएशन है। ठीक है बच्चों, तो जैसे बीएससी हो गया, बीए हो गया, ये सारी जो मतलब ग्रेजुएशन लेवल की जो मतलब डिग्री है उनको वही इसके लिए रिक्वायरमेंट है। ठीक है, रिक्वायर्ड है। बच्चों आपको अगर कोई इससे रिलेटेड आपको कुछ कमेंट, अगर कोई प्रॉब्लम है, जैसे ये जो नोटिफिकेशन है उससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो या फिर कुछ पूछना है तो बच्चों अगर मैं आपको नोटिफिकेशन ना प्रोवाइड करा पाऊँ तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स जो होता है उसमें आप लिख सकते हैं कि मैम इस चीज़ के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, तो मैं देखकर इसमें आपको बता दूंगी। ये भी आप कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब आगे देखते हैं क्या है इसमें। यहाँ पर लिखा है कैंडिडेट्स हु हैव अपीयर्ड एट द एग्जामिनेशन द पासिंग ऑफ व्हिच वुड रेंडर देम एजुकेशनली क्वालिफाइड फॉर द कमीशन एग्जामिनेशन बट हैव नॉट बीन इन्फॉर्म्ड। हाँ बच्चे, जैसे मान लीजिए आपने कोई सर्विसेज आपको मिल गई है, ठीक है, एजुकेशन क्वालिफाइड फॉर कमीशन एग्जामिनेशन बट नॉट, मतलब जैसे आप कोई गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं और आपने क्या करा है, उनसे जो जहाँ पर आप जॉब कर रहे हैं आपने उनसे परमिशन नहीं ली है। यहाँ पर लिखा है कमीशन एग्जामिनेशन बट हैव नॉट बीन informed of the result as also the candidate who intend to the appear qualifying examination will also be eligible for admission to the prelim exam। मतलब मान लीजिए आप कोई गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं तो आपको अगर ये एग्जाम देना है तो आप वहाँ पर अपने जो ऑफिसर्स है उसमें भी इसको इन्फॉर्म कर दीजिए, अदरवाइज इसमें भी एलिजिबिलिटी की प्रॉब्लम आपको आ सकती है। ठीक है, तो अगर वहाँ पर आप कह देंगे तो बल्कि आपको और सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि जो आईएएस आईपीएस की पोस्ट के लिए कोई अप्लाई करता है या फिर कोई तैयारी कर रहा है तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट जॉब्स में ऐसी छूट भी मिलती है कि जैसे कुछ महीनों की बच्चे छूट, मतलब जो जॉब कर रहे हैं वो छुट्टी भी ले लेते हैं प्रिपरेशन के लिए, एग्जाम के लिए, तो ऐसा भी होता है। ठीक है, तो यही सब चीजें इसमें लिखा है। तो अब आगे देखते हैं बच्चों, ये सब जब नया नोटिफिकेशन आएगा 2021 का उसमें भी इसको आप आराम से पढ़ सकते हैं। तो ये इतना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आपको प्रिपरेशन करनी है तो आपको एलिजिबिलिटी देख लीजिए और एज रिलैक्सेशन देख लीजिए, बस उतना ही बहुत है। अब उसके आगे क्या करना है, और नेशनलिटी जो है तो ऑब्वियसली आप सबकी लगभग तो इंडियन नेशनलिटी ही होगी। मैं इतना मान के चलती हूँ, अगर आप दूसरी कंट्री से भी हैं तो आप बाकी सर्विसेज उनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, जो इसमें सर्विसेज बाकी 3 सर्विसेज के अलावा जो सर्विसेज है। नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, बच्चे अटेम्प्ट कितना दे सकते हैं, मान लीजिए आप ये सब कुछ हो गया, एलिजिबिलिटी देख लिया, एज देख लिया, मतलब एजुकेशन देख लिया, सब देख लिया। अब अटेम्प्ट कितने कर सकते हैं आप ये देखिए।
ठीक है बच्चों, जो उसमें लिखा था 32 ईयर्स का, ये मैं बताना भूल गई, जो 32 ईयर्स मैक्सिमम एज लिखी थी, तो उसमें जो जिन बच्चों को छूट मिल रही है, तो उन बच्चे को जैसे मान लीजिए 5 साल की छूट मिली, तो जैसे 32 आपकी पूरी हो गई है, तो भी आप एग्जाम दे सकते हैं। जब आपका मतलब क्योंकि 5 ईयर की छूट मिली ना, तो आपको 32 में आप 5 और जोड़ दीजिए, तो मतलब लगभग आपको 30 मतलब कितना 5 और 36 या 37 तक आप एग्जाम दे सकते हैं आपकी एज के अकॉर्डिंग। ठीक है, यहाँ पर दिया है एवरी कैंडिडेट, अटेम्प्ट के बारे में देख लेते हैं। एवरी कैंडिडेट अपियरिंग एट द एग्जामिनेशन हु इज अदरवाइज एलिजिबल शैल बी परमिटेड 6 अटेम्प्ट एट द एग्जामिनेशन। ठीक है बच्चों, जैसे कि एवरी कैंडिडेट अपियरिंग एट द एग्जामिनेशन हु इज अदरवाइज एलिजिबल शैल बी परमिटेड 6 अटेम्प्ट, मतलब हर बच्चे को यहाँ पर 6 अटेम्प्ट मिलते हैं बच्चों। ठीक है, जिनकी एज 21 से 32 के से पहले 21 मिनिमम है और 32 से पहले की एज है, उनको 6 अटेम्प्ट मिलते हैं। ठीक है, और लेकिन जो प्रोवाइडेड दैट दिस रेस्ट्रिक्शन ऑन द नंबर ऑफ अटेम्प्ट विल नॉट अप्लाई इन द केस ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब। बच्चों की जो ये अटेम्प्ट है, उनकी एक लिमिटेशन जो 6 अटेम्प्ट है, वो सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए है जो कि जो जनरल के बच्चे हैं, जैसे जनरल कैटेगरी के बच्चे जो होते हैं, तो उनके लिए है। जो बाकी एससी के लिए है, तो उनके लिए नहीं। एससी एसटी जो में आते हैं बच्चे, उनके लिए 6 अटेम्प्ट नहीं, बल्कि वो कितने भी अटेम्प्ट दे सकते हैं, उसके लिए यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, provided further that the number of attempt permissible to candidate belonging to other backward classes who are otherwise eligible shall be 9। ठीक है, देखिए जो ओबीसी के बच्चे हैं उनको 9 अटेम्प्ट मिले हैं, जो जनरल के बच्चे हैं उनको 6 अटेम्प्ट मिले हैं, और जो एससी एसटी के बच्चे हैं उनके लिए ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो जितनी उनको छूट मिली है तब तक वो अपना एग्जाम दे सकते हैं इसमें सेलेक्ट होने के लिए। ठीक है, अब आगे चलते हैं। हाँ, कुछ ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए भी दिया हुआ है यहाँ पर, शैल बी एलिजिबल फॉर 9 अटेम्प्ट, मतलब जो ओबीसी वाले बच्चे 9 अटेम्प्ट था, इस तरह से ईडब्ल्यूएस में कैटेगरी में जो बच्चे आएंगे उनके लिए भी 9 ईयर्स का 9 अटेम्प्ट है, सॉरी 9 ईयर्स नहीं 9 अटेम्प्ट है। ठीक है बच्चों, हर साल एक ही बार ये फॉर्म आता है, साल में एक बार आता है, तो ऑब्वियसली आप 9 बार देंगे तो 9 अटेम्प्ट पूरे हो जाएंगे आपके। ठीक है, द रिलैक्सेशन विल बी अवेलेबल टू द कैंडिडेट ऑफ पर्सन्स विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी हु आर एलिजिबल टू अवेल ऑफ रिजर्वेशन एप्लीकेशन। ठीक है, जो मतलब जो रिजर्वेशन एप्लीकेशन के साथ साथ डिसेबिलिटी भी है, उनके लिए भी कुछ यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, नोट दिया है, जैसे कि एन अटेम्प्ट एट अ प्रीलिम्स एग्जामिनेशन शैल बी डीम्ड टू बी एन अटेम्प्ट एट द सिविल सर्विस एग्जाम इफ अ कैंडिडेट एक्चुअली अपीयर इन एनी वन पेपर इन प्रीलिम्स एग्जाम ही और सी शैल बी डीम्ड टू हैव मेड एन एग्जाम। ये कुछ ऐसे ही कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है, तो ये आपको बाद में भी देख लीजिए, नोटिफिकेशन जब आएगा तो उसमें भी आप ये सारी चीजें चेक कर लेंगे। जो मेन बातें थी वो मैंने इसमें बता दिया है। अब आगे चलते हैं। रिस्ट्रिक्शंस ऑन अप्लाइंग फॉर द एग्जामिनेशन, बच्चों कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी हैं कि जो बच्चे अप्लाई नहीं कर सकते हैं उनके लिए, कि मतलब उन बच्चों के लिए रिस्ट्रिक्शन है। क्यों, क्या रिस्ट्रिक्शन है इसके लिए देखते हैं। अ कैंडिडेट हु इज अपॉइंटेड टू द इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस और द इंडियन फॉरेन सर्विस on the results of an earlier examination and continued news to be a member of the service will not be eligible to compete at this examination। मतलब जो बच्चे मतलब पहले से ही सेलेक्ट हो चुके हैं आईएएस के लिए और या फिर आईएफएस के लिए, ठीक है, तो वो बच्चे इस एग्जाम को दोबारा से वो बच्चे इस एग्जाम के लिए एलिजिबल नहीं है, मतलब इस एग्जाम को दोबारा नहीं दे सकते, क्योंकि वैसे भी जो सेलेक्ट हो चुके हैं। अब पता नहीं अब इसके अलावा आईएएस के अलावा किसको क्या चाहिए, हो सकता है किसी को आईपीएस भी चाहिए हो सकता है, तो वो नहीं लेना चाहते हो आईएएस की पोस्ट। ठीक है, तो वो आईपीएस में आना चाहे तो मान लीजिए वो दोबारा फॉर्म अप्लाई कर रहा है कि नहीं भाई मुझे आईएएस नहीं चाहिए, आईपीएस चाहिए, तो ये तो उसी समय उसको सोचना चाहिए, उस कैंडिडेट को सोचना चाहिए जब वो सेलेक्ट हो रहे थे। ठीक है, उनको तभी प्रेफरेंस भरना चाहिए था। तो जब सेलेक्ट हो जाते हैं उसके बाद आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। इन 2 सर्विसेज के लिए लागू होता है। ठीक है बच्चों, अब आगे देखते हैं। इन केस सच अ कैंडिडेट इज अपॉइंटेड टू द आईएएस आईएफएस आफ्टर द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन ऑफ द सिविल सर्विस एग्जाम 2020 इज ओवर एंड ही इज कंटिन्यू टू बी मेंबर ऑफ दैट सर्विस, ही शी शैल नॉट बी एलिजिबल टू अपीयर इन द सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। मतलब इसमें जैसे जो बच्चे पहले से ही उसमें सेलेक्टेड है उनको क्या इसमें वो एलिजिबल इसके लिए नहीं है, एक्चुअली वही बताना चाहते हैं। इसमें प्रीलिम्स का जो एग्जाम होगा, इस जो पिछले साल का जो अभी हो चुका है, तो उसके लिए वो एलिजिबल नहीं होंगे। ठीक है,
अब ऐसा ही लिखा है, अ कैंडिडेट हु इज अपॉइंटेड टू द इंडियन पुलिस सर्विस ऑन द रिजल्ट ऑफ एन अर्लियर एग्जामिनेशन एंड कंटिन्यू टू बी अ मेंबर ऑफ द दैट सर्विस विल नॉट बी एलिजिबल। देखिए बच्चों, इसमें ये भी लिखा है आईपीएस वाले भी, जो एक बार आईपीएस में भी अपॉइंट हो गए हैं, वो भी नहीं इस एग्जाम के लिए एलिजिबल है। ठीक है, तो यही है आईएएस, आईपीएस, आईएफएस और आईपीएस, ये तीन जो जॉब होती है, अगर आप उसमें से कोई भी एक में अपॉइंट हो चुके हैं तो आप इसमें दोबारा से अभी इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, फिजिकल स्टैंडर्ड, मतलब फिजिकल स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए, कैंडिडेट्स मस्ट बी फिजिकली फिट अकॉर्डिंग टू फिजिकल स्टैंडर्ड फॉर एडमिशन टू सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2020। मतलब इसके लिए क्या है, फिजिकल स्टैंडर्ड है जो कि वही पहले दिए हुए थे बच्चों में, जो डिसेबल बच्चों के लिए था वो भी था, और जैसे अपेंडिक्स थर्ड होगा, ठीक है, अपेंडिक्स थर्ड है, इसमें मे भी आगे था या फिर ऊपर ही होगा, तो उसमें कुछ रूल्स दिए हैं कि हाँ कौन कौन से बच्चे मतलब एक्चुअली आपको कुछ नहीं, नॉर्मल आपको देखना है कि आप फिजिकल फिट हैं, बस आप उसके लिए अप्लाई एलिजिबल हो। ठीक है, ऑफ द रूल्स है, ये सब कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, अब आगे देखते हैं फी के बारे में, तो बच्चों तभी आप देख लेना जब एग्जाम आएगा, जब अगला फॉर्म आ जाएगा, आप इसके बारे में तभी चेक कर सकते हैं, इसकी अभी कोई जरूरत नहीं है फी के बारे में जानने की। अभी बच्चों हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, हम ये जानना चाहते हैं कि हमारी एज लिमिट क्या है, एजुकेशन क्या चाहिए, ठीक है, और नेशनलिटी क्या है, ये सारा कुछ जान के फिर आप अपनी क्या है जो प्रिपरेशन है उसको स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि जो नेक्स्ट एग्जाम आने वाला है उसके लिए आप थोड़ा बहुत प्रिपेयर हो सकते हैं, या फिर काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, क्योंकि जून में अगला एग्जाम आएगा, तो उसके लिए आपको अभी से लग जाना है। क्योंकि मैं इसीलिए अभी ये सब आपको पिछला जो 2020 का था इस साल का, तो उसको मैं आपके सामने डिस्कस कर रही हूँ ताकि आप प्रिपरेशन में लग जाएं। ठीक है, तो चलिए अब आगे देखते हैं क्या है, हाउ टू अप्लाई, ये भी हम नए नोटिफिकेशन में देखेंगे जो अभी आएगा। अब आगे देखते हैं क्या है, जल्दी जल्दी इसको करते हैं। हाँ, लास्ट डेट बच्चों, ये लास्ट डेट भी हमें तभी देखना है, अभी इसका कोई लेना देना नहीं है बच्चों, ये नोटिफिकेशन है इसलिए ये सब टॉपिक्स भी आएंगे ही, जो अभी जिनको डिस्कस नहीं करने की जरूरत है तो भी आएंगे ही। करेस्पॉन्डेंस विद द कमीशन, ये कुछ लिखा हुआ है, कुछ नंबर्स हैं कि ताकि जैसे आपको कुछ पूछना है तो उसके बारे में है। ठीक है, हाँ एक्चुअली ये दिया हुआ है कि ई एडमिट कार्ड है, वही बस आपको मतलब डाउनलोड करना होगा जब एग्जाम आएगा। अदरवाइज मतलब आपको जो जैसे पहले आता था पोस्ट के थ्रू आता था, जो आपका एडमिट कार्ड है वो ऐसा कुछ जो यूपीएससी वो नहीं आपको भेजेगी, बल्कि आपको डाउनलोड करके ही लेके जाना पड़ेगा। एक्चुअली बस यही लिखा हुआ है इसमें। ठीक है, हाँ अब इसमें कुछ दिया है कि जैसे इम्पोर्टेंट है, ऑल कम्युनिकेशन टू द कमीशन शुड इनवेरिएबली कंटेन द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स, जैसे नेम एंड ईयर ऑफ द एग्जामिनेशन, रजिस्ट्रेशन आईडी, रोल नंबर, नेम कैंडिडेट, कंप्लीट पोस्टल, ये सारा चीज उसमें ही लिखा होगा, जो मतलब आपको ये सब देना होगा। जैसे कि एक मिनट थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है, हाँ जैसे मतलब मान लीजिए कि आप एग्जाम दे रहे हैं, तो सॉरी एग्जाम मतलब टेस्ट देने जा रहे हैं, एग्जाम देने जा रहे हैं, तो जो एडमिट कार्ड है ये सारा कुछ उसमें लिखा होगा, यही बताना चाहते हैं कि नेम ऑफ कैंडिडेट और इसका सेंटर वेंटर सारा कहाँ पे है, ये सब कुछ उसमें आपके जो एडमिट कार्ड मिलेगा उसमें ये सारा कुछ लिखा होगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ, द एलिजिबिलिटी फॉर अवेलिंग रिजर्वेशन अगेंस्ट द वैकेंसीज रिजर्व्ड, मतलब हाँ कुछ बच्चों के लिए जो रिजर्वेशन मिलेगा ये उसके बारे में दिया गया है कि जैसे डिसेबल बच्चों के लिए क्या मिलेगा, और एससी एसटी वाले बच्चों के लिए क्या मिलेगा, ओबीसी के लिए क्या मिलेगा, ईडब्ल्यूएस के लिए क्या मिलेगा, ये सारा कुछ इसमें दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, हाँ यहाँ पर दिया है द फिजिकल रिक्वायरमेंट एंड फंक्शनल क्लासिफिकेशन कैन फॉर एग्जाम्पल बी वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग, ये कुछ फिजिकल रिक्वायरमेंट्स दिया है, जैसे कि एस फॉर सिटिंग होना चाहिए, मतलब ये सारी जो फिजिकल रिक्वायरमेंट है ये सब आप मतलब उसमें कंफर्टेबल हो। अगर आपको कोई डिसेबिलिटी है तो उसके लिए भी कोई क्या क्या डिसेबिलिटी है उसकी भी एक कैटेगरी है जो आपको मैंने पहले बताया था, उसको बच्चों आपको देख लेना है। जिस बच्चे को भी जरूरत हो ऐसे कुछ कि मतलब किसी नोटिफिकेशन में उनको कुछ पूछना हो, तो वो बच्चे क्या कर सकते हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं उसमें ही रिप्लाई दे दूंगी। ठीक है बच्चों, उनके अकॉर्डिंग जो भी जरूरत होगी मैं देख के नोटिफिकेशन में समझ के उसको वहां पर एक्सप्लेन कर दूंगी। ठीक है बच्चों, तो आपको इस नोटिफिकेशन को लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इतना सारा कुछ समझने में भी आपको थोड़ा दिक्कत होगी, क्योंकि आप पहली बार अगर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मे भी आपको दिक्कत होगी। ठीक है, a candidate will be eligible to get the benefit of community reservation only in the case of particular caste, मतलब कास्ट अगर आप उस कास्ट से पर्टिकुलर उस कास्ट से हैं तभी आपको उसकी एलिजिबल हैं आप, मतलब उसका बेनिफिट लेने के लिए ये सब चीजें इसमें दिया हुआ है।
अब क्या दिया है, हाँ ये सारा कुछ वही सब दिया है, रिलैक्सेशन के लिए ये सब कुछ वही दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे विथड्रॉ ऑफ एग्जामिनेशन application, withdrawal of application, the online application can be withdraw from मतलब ये सब मतलब एग्जाम का जो डेट है मतलब का लास्ट डेट क्या है, एक्चुअली ये सब वही दिया हुआ है, इसको आपको देखने की कोई जरूरत नहीं है अभी। ठीक है, तो अब हम देखते हैं, अब हमारा जो मेन आता है वो यहाँ से आता है, अपेंडिक्स फर्स्ट। ठीक है, अपेंडिक्स फर्स्ट है सेक्शन 1, प्लान ऑफ एग्जामिनेशन। प्लान ऑफ एग्जामिनेशन में बच्चों ये बताया गया, जो मैंने अभी पहले भी बता दिया कि प्रीलिम्स में 2 पेपर होंगे। ठीक है, पेपर 1 पेपर 2 होंगे, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे, और उनके लिए क्या रिक्वायरमेंट है, कैसा पैटर्न है, ये सारा कुछ मैंने पहले जो लेक्चर बना दिए प्रीलिम्स के लिए, वो आप उन्हें चेक कर सकते हैं। ठीक है, वो आपको प्रीलिम्स के लिए एक प्लेलिस्ट पूरी मतलब पूरी डेडिकेट टू प्रीलिम्स के लिए पूरा मतलब दिया हुआ है कि कैसे क्या प्लान है, कैसे आपको तैयारी करना है इस 8 महीने 7 महीने में, तो वो सारा कुछ उसमें दिया हुआ है। ठीक है, सारा स्ट्रेटजी क्या है वो सब कुछ उसमें दी है, तो आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर मेंस एग्जाम के लिए भी क्या था वो सारा कुछ मैंने बता दिया बच्चों, और यहाँ पे दिया है कि पेपर 1 और पेपर 2 मिला के कितने मार्क्स का हुआ, 400 मार्क्स का। ये सब कुछ मैं बच्चों मैंने प्रीलिम्स के बारे में एक्चुअली ये सब बताना चाहते हैं प्रीलिम्स के बारे में, ये सारा कुछ मैंने उसी लेक्चर में बता दिया है, जिसको मैं आई बटन में आपके लिए मतलब स्टेपल कर दूंगी, मतलब लगा दूंगी, तो उससे आप चेक कर सकते हैं, अदरवाइज हमारी प्ले लिस्ट है उसमें जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, उसमें मैंने ये भी बताया कि माइनस मार्किंग क्या है इसकी। ठीक है, ये भी बता दिया है मैंने कि कितनी माइनस मार्किंग है, और कितने क्वेश्चन आप कर लेंगे तो कितने में आपका सिलेक्शन लगभग पॉसिबल है, ये सारा कुछ मैंने उसमें बता दिया है। ठीक है बच्चों, तो यही मैंने प्लेलिस्ट का नाम है, हमने यहाँ पर लिखा है यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स प्रिपरेशन स्ट्रेटजी। ठीक है, ये प्लेलिस्ट है बच्चों। ठीक है, इस नाम से हमने प्लेलिस्ट बना रखी है, लेट्स एडू एकेडमी जो यूट्यूब चैनल है उसमें आप देखिएगा, इस नाम से एक प्लेलिस्ट है, उसी में सारा कुछ मतलब प्रीलिम्स के बारे में है, तो वो आप देख लीजिएगा, वो सब कुछ बहुत डिटेल से मैंने बताया बच्चों, उसको आप जरूर देखिएगा। यहाँ तक बुक लिस्ट भी क्या क्या आपको बुक लिस्ट क्या क्या करनी यूज करनी है, क्या क्या खरीदना है, क्या क्या कहाँ से डाउनलोड करना है, ये सारा कुछ उसमें उन लेक्चर्स में है, तो आप सब जाके 3 या 4 लेक्चर हैं उनको आप देख लीजिए। ठीक है, तो उससे आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। अब बच्चों अब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे मेंस का क्या पैटर्न है। बच्चों हमने सब कुछ जान लिया, इसका मतलब फॉर्म कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या करना है, कब एग्जाम कब फॉर्म आएगा, ये सारा कुछ अभी हमने थोड़ा बहुत जान लिया है। ठीक है, तो अब हम मेन एग्जामिनेशन का क्या है ये जानते हैं। ठीक है बच्चों, मुझे इसका कैलेंडर क्या है, कैलेंडर है उसको मैं सबसे लास्ट में बता दूंगी आपको कि इसका कैलेंडर क्या है, जो नया कैलेंडर है उसके बारे में क्या इन्फॉर्मेशन, वो सब कुछ लास्ट में बता दूंगी। अभी मैं यहाँ पर मेंस एग्जामिनेशन के बारे में डिस्कस कर लेती हूँ कि मेंस एग्जाम का जो पैटर्न है वो क्या है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। द रिटन एग्जामिनेशन विल कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग पेपर्स, मतलब क्या है, जो कितने पेपर्स होते हैं ये हम देख लेते हैं। जो मेंस का पेपर होगा वो कितने पेपर्स होते हैं। क्वालिफाइंग पेपर्स हैं पेपर ए पेपर बी, ये जो 2 पेपर है बच्चों, ये पेपर ए और पेपर बी है, वो क्वालिफाइंग पेपर्स है। ठीक है, मतलब इसको पासिंग मार्क, इसमें पासिंग मार्क लेके आना है 25% बच्चों, इसमें 25% आपको लेकर आना है। जैसे मान लीजिए आपने पेपर ए करा तो उसका 25%, और इसका मैक्सिमम मार्क्स क्या है, मैक्सिमम मार्क्स है 300 बच्चों। 300 जो दिए है मार्क्स, मतलब आपने अगर इंडियन लैंग्वेज जो भी है, वन ऑफ द इंडियन लैंग्वेज टू बी सिलेक्टेड बाय द कैंडिडेट फ्रॉम द लैंग्वेजेस इंक्लूडिंग इन द 8th शेड्यूल, जो 8th शेड्यूल है। ठीक है, जो 8वीं अनुसूची है उसमें जितनी भी इंडियन लैंग्वेजेस दी हैं उसके बारे में दिया है कि उनमें से कोई एक, ठीक है, आपको यहाँ पर पेपर ए के लिए चूज करना है। ठीक है, और यहाँ पर पेपर बी है वो जो कि इंग्लिश है, वो सब बच्चों के लिए कंपलसरी है। ठीक है, तो ये दो पेपर है, इसमें आपको 25% लेके आना है, और इनका मैक्सिमम मार्क्स 300 का है। ठीक है, जब आप इस पेपर को क्वालिफाई मतलब पास कर लेंगे, तभी जो मेंस की बाकी पेपर्स है तब आपके वो पेपर्स चेक किए जाएंगे। अदरवाइज अगर आपने ये 2 पेपर में 25% या 25% नहीं लेके आए, तो बच्चों आपकी जो मेंस अदर जो कॉपी है वो चेक नहीं होगी, भले ही आपने उसमें कितना भी अच्छा लिखा हो। ठीक है, तो साथ के साथ हमें इनकी भी प्रिपरेशन करते जाना है। जैसे आप मान लीजिए आपने हिंदी ले लिया और यहाँ पर इंग्लिश ले लिया, इंग्लिश तो कंपलसरी, वो तो आपको लेना ही पड़ेगा। मान लीजिए हिंदी ले लिया, तो हिंदी के बारे में भी आगे क्या सिलेबस है वो मैं अभी आगे बताऊंगी, तो उसमें वो चीजें प्रिपरेशन करनी है उसकी। ठीक है, प्रिपेयर करना है। हाँ, तो बच्चों ये हो गया। अब इसमें देखिए पेपर्स टू बी कंडक्टेड फॉर मेरिट, मतलब अगर आपको पेपर क्या है, ये जो 2 पेपर हैं वो हाँ,
अब ये दिया कि मेरिट के लिए कौन कौन से पेपर्स हैं उनको देख लेते हैं। भाई प्रीलिम्स हो गया, उसमें मेरिट बन गई, ठीक है, उसमें आप सेलेक्ट हो गए। अब मेंस का जो एग्जाम आएगा उसके लिए भी तो बच्चों मेरिट बनेगी, क्योंकि भाई कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। 4 लाख 5 लाख तो बच्चे इसमें फॉर्म अप्लाई करते हैं बच्चों प्रीलिम्स के लिए। फिर जब उसमें सेलेक्ट होते हैं, मान लीजिए 15-20 हज़ार ही सेलेक्ट हुए बच्चे, फिर उसमें मेंस का एग्जाम देते हैं, फिर मेंस का एग्जाम में कितने बच्चे सेलेक्ट होते हैं ये भी होता है। मान लीजिए बच्चों वैकेंसी लगभग 1000 से 2000 या लगभग 1200, 1000 से 1200 लगभग ऐसी कुछ होती है, ठीक है। उसी के लिए मेरिट लिस्ट तो ऑब्वियसली जब इतने बच्चे फॉर्म अप्लाई करेंगे तो मेरिट तो बनेगी, कंपटीशन तो हाई है ही इसके लिए। ऑल इंडिया लेवल का एग्जाम है बच्चों, ठीक है। तो इसमें जो मेरिट कौन कौन से पेपर से बनेगी ये देख लेते हैं। ये तो क्वालिफाइंग पेपर हो गए दोनों। अब मेरिट के लिए कौन कौन से पेपर के लिए आपको मार्क्स लेकर आना है, ठीक है। तो पेपर 1 जो है वो है एसे का, ठीक है। पेपर 1 जो है एसे का है, वो भी 250 मार्क्स का है, ठीक है। 250 मतलब 250 मार्क्स का है, ठीक है। अब पेपर 2 होगा, वो कौन कौन सा है, जनरल स्टडीज 1। जनरल स्टडीज 1 उसके अंतर्गत क्या क्या आता है बच्चों, इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड एंड सोसाइटी। मतलब यहाँ पर इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर मतलब जो भारत का जो मतलब कल्चर है, हिस्ट्री है, इन सब के बारे में, ज्योग्राफी है। मतलब मोटा मोटा मैं ये बताना चाहती हूँ कि जो फर्स्ट पेपर है उसमें आएगा आपको हिस्ट्री आएगी, जो कि ओल्ड हो गया, मेडिवल हो गया, वर्ल्ड हिस्ट्री हो गया और मॉडर्न हिस्ट्री हो गया, ये हिस्ट्री का पार्ट हो गया। और एक और पार्ट है वो भी कल्चर का। मतलब बच्चों जो GS1 में जो पार्ट है वो काफ़ी बड़ा है, हिस्ट्री का पार्ट जो काफ़ी बड़ा है। उसके बाद आता है ज्योग्राफी का। ज्योग्राफी के लिए आप NCERT कंप्लीट कर लेंगे उतना काफ़ी है। उसके अलावा आपको मैप और ये सब मैप्स देखने हैं, उससे आपको काफ़ी चीज़ें पता चल जाएगी। और उसके अलावा जो कौन सा पार्ट है, सोसाइटी का। जो ज्योग्राफी आएगी वो इंडिया और वर्ल्ड की आएगी। ज्योग्राफी ऑफ वर्ल्ड, ओनली यहाँ पर वर्ल्ड की आएगी बच्चों। हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी ऑफ वर्ल्ड, ठीक है। यहाँ पर वर्ल्ड की ज्योग्राफी आएगी। नहीं, इंडियन एंड वर्ल्ड दोनों के बच्चों, ये इसका डिटेल्ड है, डिटेल सिलेबस है। वो मैं एक एक जो जीएस पेपर है उसके बारे में एक एक सिलेबस मतलब एक एक जीएस पेपर का लिए एक एक लेक्चर लेकर आऊंगी, तभी आपको इसको अच्छे से समझा पाऊंगी। क्योंकि अभी यहाँ पर समझाना सब कुछ यहाँ पर पॉसिबल नहीं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इसका सिलेबस होता है। GS 1 2 3 4 मतलब 4 तो GS के पेपर्स होंगे। जैसे आप देख लीजिए GS 1 यहाँ पर कितने पेपर हैं। हाँ, यहाँ पर देखिए GS1 हो गया, GS2 हो गया, GS3 हो गया, अब यहाँ पर है GS4, ठीक है। यहाँ पर जो मेरिट के लिए 4 GS के पेपर है और एक एसे का पेपर, ये मैंने बता दिया बच्चों। जो एसे का पेपर है वो 250 मार्क्स का है, ठीक है। उसके बाद आता है GS के पेपर, वो एक एक पेपर 250 मार्क्स के हैं, ठीक है। उसके बाद आता है ऑप्शनल। ऑप्शनल के बच्चों अब क्या है कि पहले 2 ऑप्शनल होते थे, अब सिर्फ एक ऑप्शनल आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। उसमें पेपर 1 होगा, पेपर 2 होगा। अब इनको जब यूपीएससी के एग्जाम के अकॉर्डिंग इनको पेपर क्या बोला जाता है, कौन से पेपर बोलते हैं ये देखते हैं। जैसे एसए को पेपर 1 बोलते हैं, जीएस फर्स्ट को पेपर 2 बोलते हैं, जीएस थर्ड को नहीं, जीएस 2 को पेपर 3 बोलते हैं, जीएस 3 को पेपर 4 बोलते हैं, जीएस 4 को पेपर 5 बोलते हैं, जीएस 6 को ऑप्शनल फर्स्ट बोलते हैं, और जीएस 7 को सॉरी इसमें ऑप्शनल फर्स्ट को बोलते हैं पेपर 6 और ऑप्शनल सेकंड को बोलते हैं पेपर 7, ठीक है बच्चों। तो इतना समझ में आ गया होगा, वरना मैं दोबारा से समझा दे रही हूँ बच्चों। ये जो सिलेबस है मैं इसको सिलेबस आपको बाद में डिस्कस करूंगी। ये मेन टॉपिक दिया हुआ है, ये मैं बता दे रही हूँ। जो GS1 का है उसमें लिखा है इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड एंड सोसाइटी। फिर ठीक है, अब इसमें दिया है दूसरा पेपर 2 में क्या है, गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस एंड इंटरनेशनल रिलेशन। बच्चों ये छोटा सा टॉपिक नहीं है, बल्कि इसका बहुत ब्रॉड ही इसका सिलेबस है, जो कि मैं आपसे आगे एक एक पेपर को लेकर डिस्कस करूंगी। अदरवाइज समझना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि सिलेबस इतना छोटा नहीं है एक एक पेपर का, तो इसमें हौच पौच हो जाएगी बहुत ज्यादा, ठीक है। तो एक साथ समझाना ठीक नहीं है, ठीक है। अब इसमें देख रहे हैं पेपर 3 क्या है, जो जीएस का है, टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी, इन्वायरमेंट, सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, ठीक है। अब ये पेपर 4 क्या है, इथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड। ये 4 पेपर्स हो गए जीएस के, ठीक है बच्चों। कितने पेपर्स हो गए आप काउंट करिए एक बार। थोड़ा मैं थोड़ी देर के लिए रुकती हूँ यहाँ पर, आप सोचिए आप कितना समझे हैं, कितने पेपर से मेरे मेंस में। आप थोड़ा सा सोचिए इस बारे में कि जो मैंने बताया वो समझ में आया आपको कि नहीं आया। अदरवाइज आप एक बार देख लीजिए, मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देती हूँ ताकि आपको भी थोड़ा समझ में आ जाए। बच्चों ये देखिए यहाँ पर थोड़ी, हाँ यहाँ पर मैं थोड़ा सा एक बार आपको थोड़ा सा ऐसे दिखा देती हूँ। देखिए ये है ऐसे, मैं एक बार इसमें हाईलाइट कर देती हूँ।
ये ऐसे है, देखिए ये ऐसे हो गया, ठीक है। और यहाँ पर जनरल स्टडी हो गया फर्स्ट, यहाँ पर हो गया जनरल स्टडी 2, ठीक है। यहाँ पर जनरल स्टडी 3, ठीक है। अब यहाँ पर आ गया जनरल स्टडी 4, ठीक है। 4 पेपर हो गए जीएस के, ठीक है। लेकिन एग्जाम के अकॉर्डिंग जब आपका एग्जाम होगा तो उसको क्या बोलेंगे, पेपर 1 तो आपका ऐसे हो गया, देखिए पेपर वन का मतलब ऐसे हो गया, पेपर 2 का मतलब जीएस 1 हो गया, पेपर 3 का मतलब जीएस 2 हो गया, क्योंकि बच्चे जीएस के 4 पेपर होते हैं ना। और पेपर 4 का मतलब जीएस 3 हो गया, पेपर 5 का मतलब जीएस 4 हो गया, ठीक है। अब उसके बाद आता है ऑप्शनल, जीएस 4 हो गया, ऐसे हो गया। अब इसके बाद हो गया ऑप्शनल। ऑप्शनल के पेपर क्या होते हैं, पेपर 6 जिसको बोलते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट पेपर 1 बोलते हैं, ठीक है। पेपर 7 है जिसको बोलते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट पेपर 2, ठीक है। ये सारे क्या है बच्चों, रिटन पेपर्स हैं, ठीक है, मतलब आपको लिखने पड़ेंगे, ठीक है। तो सब टोटल मिला के 250 मार्क्स के सारे हैं बच्चों, ठीक है। इंग्लिश हिंदी को छोड़ के बाकी सारे जितने पेपर्स हैं वो 250 मार्क्स के हैं, ठीक है। जैसे ये 300 हो गए, ये तो अलग हो गया 300, इनको हमें मेरिट में तो लेना ही नहीं है। ये जो जैसे ये 300 है इसको भी मेरिट में नहीं आएगा, ये सिर्फ आपको क्वालिफाइंग मार्क्स लाने इनमें, ठीक है, वो भी 25%, ठीक है। अब जो मेरिट बनेगी तो वो एसए की बनेगी जो 250 मार्क्स, फिर उसके बाद जीएस 1 की हो गई, जीएस 2 हो गया, और उसके बाद जीएस 3 हो गया। बच्चों जब मैं जीएस 1 बोलती हूँ तो इसका मतलब मैं पेपर 2 के बारे में बोल रही हूँ, ठीक है। तो इसी तरह से आप आगे बढ़ाते जाइएगा, ठीक है। और यहाँ पर जीएस 4 है जो कि पेपर 5 है, जिसको पेपर 5 बोलते हैं, जीएस 4 को पेपर 5 बोलते हैं, ये चीज ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर हो गया 250 मार्क्स का ऑप्शनल पेपर 2 हो गया, ये ऑप्शनल पेपर 1 है, ये ऑप्शनल पेपर 2 है, ठीक है। तो अब इसको टोटल मिला के ऐसे एक पेपर ऐसे का, 4 पेपर जीएस के, 2 पेपर ऑप्शनल के, मिला के 7 पेपर हो गए, मतलब 7 पेपर हो गए। और वो टोटल कितना है, 1750 मार्क्स का है, ठीक है। 1750 मतलब 1750 मार्क्स का ये टोटल हो गया, जिसमें आपको मेरिट के लिए मार्क्स लेकर आना है, ठीक है। इंग्लिश हिंदी को छोड़ के जो बाकी है उसमें आपको 1750 मार्क्स आते हैं, मतलब कि 1750 मार्क्स 1750 मार्क्स का है इंग्लिश हिंदी को के अलावा, जो कि आपको मेरिट के लिए लेकर आना है। इन्हीं मार्क्स से मेरिट बनेगी, तो इसके लिए बताया गया जो मैक्सिमम मार्क्स है 1750 है, और उसमें आपको कितने आप मार्क्स लेके आते हैं, एसए में कितने लेके आ पाते हैं, जीएस में और ऑप्शनल में, ये तो आपके ऊपर है, आपकी पढ़ाई के ऊपर है, ठीक है। अब पर्सनालिटी टेस्ट क्या है, पर्सनालिटी क्या है, जैसे इंटरव्यू होता है उसको हम यहाँ पर पर्सनालिटी टेस्ट कहा गया है। वो कितने मार्क्स का होता है बीबी, मतलब सॉरी बच्चों, 275। एक्चुअली मेरा बेटा है, तो मेरा बच्चा है, तो उसके लिए क्या है, मेरा बेबी मुंह से निकल आया, तो सॉरी बच्चों। यहाँ पर 275 मार्क्स का है, मतलब 275 मार्क्स, ठीक है। तो ये पर्सनालिटी मेंस रिटर्न हो गया। उसके बाद इंटरव्यू के बारे में, इंटरव्यू का कितना है, 275 मार्क्स हो गया, ठीक है। तो आपका ग्रांड टोटल क्या है, पहले तो आपको मेंस रिटर्न है, रिटर्न में आप कितने मार्क्स लेकर आते हो, वो तो आपका मेरिट में आप आ गए, तो ये देखा जाएगा, ठीक है। उसके बाद जब आपका इंटरव्यू हो जाएगा, तो इंटरव्यू 275 का है, उसमें आपको कितने मार्क्स मिलते हैं, वो हो गए। तो जब आपका फाइनल मार्क्स जुड़ेंगे, जिससे आपका फाइनल मेरिट बनेगी, जो ऑल इंडिया रैंक में आपका सिलेक्शन होगा, वो किससे किससे बनेगी, मेंस में कितने मार्क्स लेकर आए और इंटरव्यू में कितने मार्क्स लेकर आए, उसको ऐड करके उसके बाद आपकी फाइनल मेरिट बनेगी। मतलब आपको देखिए यहाँ पर प्रीलिम्स के लिए भी मेरिट बनाना पास होने के लिए, वो तो समझ लीजिए इसको छोड़ दीजिए, सिर्फ एक मेरिट के मेंस का एग्जाम देने के लिए वो पेपर होता है, उसका कोई मतलब इसमें नहीं है, जो बाकी जो सिलेक्शन लेवल के लिए उसका कोई रोल नहीं है उसके मार्क्स का, ठीक है। जो मेंस है उसका रोल है, जो मेंस का वो भी इंग्लिश और हिंदी पेपर का मार्क्स नहीं है, मान लीजिए वो इंडियन लैंग्वेज और हिंदी के जो मार्क्स है उसका रोल नहीं है मेरिट में। बच्चे थोड़ा मैं पानी पी लेती हूँ, काफी ज्यादा बोलना पड़ रहा है, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं, हम आपको समझ में तो आ ही गया होगा बच्चों काफी अच्छे से। अब मतलब एसए जीएस 4 और ऑप्शनल के बारे में समझ में आ गया होगा कि टोटल आपको 2025 मार्क्स में फाइनल सिलेक्शन के लिए मेरिट लेना है, ठीक है, मेरिट लिस्ट में आना है। यहाँ पर ग्रांड टोटल कैंडिडेट में चूज एनी वन ऑफ द ऑप्शनल सब्जेक्ट फ्रॉम अमंग द लिस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स गिवन इन पैरा। मतलब बच्चों यहाँ पर कुछ ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए, मतलब यहाँ पर सब्जेक्ट दिए हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट आपको आप चूज कर सकते हैं ऑप्शनल के लिए। तो जैसे लैंग्वेज, जो आपका फर्स्ट पेपर लैंग्वेज का, जो इंडियन लैंग्वेज का, तो आप इनमें से चूज कर सकते हैं, जैसे असमी हो गई, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी,
मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओडिशा, ठीक है, उनकी स्क्रिप्ट है, जैसे कि हिंदी की देवनागरी है, इसी तरह सारे लैंग्वेज, सारी जो लैंग्वेज हैं इंडियन लैंग्वेज, उनकी भी अपनी अपनी स्क्रिप्ट है, ठीक है। तो ये सारा कौन, मतलब सोचिए लैंग्वेज तो है, उसकी जो कौन सी स्क्रिप्ट होगी वो भी होनी चाहिए, ठीक है, मतलब वही स्क्रिप्ट आपकी पेपर 1 में आएगी, ठीक है, मतलब जो इंडियन लैंग्वेज का जो पेपर है, ठीक है, उसके लिए ये दिया है। बाकी जब जिस बच्चे को भी अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है इस नोटिफिकेशन को समझने में, तो बच्चे कमेंट कर दीजिए, उसमें कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कोई प्रॉब्लम, तो मैं उसको जरूर सॉल्व कर दूंगी। आपको कोई दिक्कत लेने की, टेंशन लेने की बात नहीं है। अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आती तो आप बता सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर है जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है, एक ही सब्जेक्ट ले सकते हैं ना बच्चों, उसमें जो मेंस का एग्जाम होगा तो उसके लिए आपको एक ही सब्जेक्ट तैयार करना पड़ेगा, और उसके 2 पेपर होंगे वहां पर। तो कौन कौन से सब्जेक्ट हो सकते हैं उसमें, ये देख लीजिए यहाँ पर दिए, जैसे फर्स्ट नंबर एग्रीकल्चर हो गया, फिर एनिमल हस्बेंड्री एंड वेटरिनरी साइंस, फिर एंथ्रोपोलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, सिविल इंजीनियरिंग, कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स के बाद है इलेक्ट्रॉनिकल इंजीनियरिंग, ज्योग्राफी, जियोलॉजी, हिस्ट्री, लॉ, मैनेजमेंट, मैथमेटिक्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मेडिकल साइंस, फिलोसफी, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस, साइकोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सोशियोलॉजी, स्टैटिस्टिक्स, जोलॉजी, लिटरेचर ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस। अब देखिए जो लिटरेचर है वो भी, इनकी भी अलग अलग लैंग्वेजेस होती है ना, अब सबका अपना अपना लिटरेचर है, जैसे कि असमी हो गया, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़ा, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओडिशा, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू एंड इंग्लिश, ठीक है। ये अगर कोई आप लिटरेचर ऑप्शनल के लिए लेना चाहते हैं तो इसमें से ये लिटरेचर के सब्जेक्ट थे, ठीक है बच्चों। अब आगे देखिए इसमें क्या लिखा है, द क्वेश्चन पेपर ऑफ द एग्जामिनेशन विल बी ऑफ कन्वेंशनल ऐसे टाइप, मतलब वही है, ये बताना चाहते हैं ऐसे टाइप का होगा, मतलब जैसे लिखने वाले जैसा, जैसे आप हाई स्कूल इंटर में अगर आपने लिखा होगा तो मतलब लिखा ही होगा ऑब्वियसली, जब इस एग्जाम के लिए आपने ग्रेजुएशन में भी लिखा होगा, ठीक है, तो वैसे ही आपको यहाँ पर भी ऐसे टाइप का, मतलब लिखने वाला टाइप का आएगा, ऑब्जेक्टिव टाइप का नहीं आएगा, तो वही ये बताना चाहते हैं, ठीक है। ईच पेपर विल बी ऑफ 3 आवर्स, बच्चों जो मेंस का जो पेपर है वो सारे पेपर, इंग्लिश हिंदी सबको इंक्लूड कर दीजिए, वो सारे कितने 3 घंटे के पेपर है, मतलब एक पेपर आपका 3 घंटे का होगा, मेंस का जो रिटन वाला है, ठीक है, वो 3-3 घंटे के सारे एक एक पेपर होंगे, ठीक है। अब यहाँ पर और जो बाकी चीजें हैं तो आप मतलब जब नया जो मतलब नोटिफिकेशन आएगा आप उसमें भी चेक कर सकते हैं, जो जरूरी जरूरी बातें हैं वो मैं यहाँ पर बता देती हूँ बच्चों, ठीक है, बता रही हूँ, मतलब जनरल इंस्ट्रक्शन प्रीलिम्स एंड मेंस एग्जामिनेशन मस्ट राइट पेपर्स इन द आउन एंड, बच्चों बस यही है कि मतलब जैसे जैसे कोई डिसेबल है, उनको मतलब कोई दिक्कत है, स्क्राइब लेना है तो उसके बारे में लिखा है, जैसे कैंडिडेट मस्ट राइट द पेपर्स इन देयर आउन हैंड, कैंडिडेट को मतलब अपना पेपर अपने हाथ से लिखना है, इन नो सर्कमस्टेंसेस विल दे बी हेल्प्ड, they be allowed the help of a scribe to write the answer of them, the person with benchmark disabilities in the category, मतलब बच्चों के कुछ जो डिसेबिलिटी है, क्या क्या कैटेगरी है उसके बारे में पहले दे दिया गया है। अगर किसी बच्चे को इसके बारे में कोई रिक्वायरमेंट है, कुछ पता करना है या कुछ जानना है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं उसको उसके लिए वो खास जो उसके लिए इन्फॉर्मेशन है उसकी मैं कमेंट बॉक्स में उसका आंसर देके प्रोवाइड करा दूंगी, ठीक है। तो बच्चों अब आगे चलते हैं, यहाँ पर ये दिया है कि जैसे क्राइटेरिया फॉर डिटरमाइनिंग द परसेंटेज ऑफ द विजुअल इम्पेयरमेंट शैल बी फॉलो, मतलब आइज के लिए दिया है कि मतलब कितना जो देखने का है कि नॉर्मल तो सबका ही जैसे नॉर्मल होता है, तो वो उतना लो ज्यादा जिनकी आइज में प्रॉब्लम है तो वो उनके लिए ये दिया हुआ है, ठीक है, कि कितना किसको लेफ्ट आई में कितना होना चाहिए विजन, राइट आई में कितना विजन होता है, तो ये सब कुछ इसमें दिया हुआ है। तो ये आप अगर आपको किसी को रिक्वायरमेंट होगी तो आप मुझे मैसेज कर दीजिए या फिर मतलब सॉरी कमेंट लिख दीजिए तो कमेंट बॉक्स में, तो मैं उनको स्पेशली उनको बता दूंगी कि आखिरकार उनके लिए क्या मतलब प्रोविजन है, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्या है।
हाँ, कि बच्चे कैलकुलेटर लेके आप नहीं आ सकते हैं, लेकिन हाँ जा सकते हैं। अगर आप साइंटिफिक कैलकुलेटर लेके जा सकते हैं। कैंडिडेट विल बी अलाउड द यूज ऑफ साइंटिफिक कैलकुलेटर एट द कन्वेंशन ऐसे टाइप, जैसे कि जब मेंस का एग्जाम होता है तब आप कैलकुलेटर लेके जा सकते हैं। जैसे आप मैथमेटिक्स का एग्जाम देना है, फिजिक्स का एग्जाम देना है, तो आप कैलकुलेटर लेके जा सकते हैं। लेकिन कौन सा? साइंटिफिक कैलकुलेटर, ना कि जो कि नॉन प्रोग्रामेबल होता है, मतलब जो मतलब कोई प्रोग्रामिंग टाइप की नहीं होती है, जैसे नॉन प्रोग्रामेबल होते हैं जिनको साइंटिफिक कैलकुलेटर बोलते हैं, वो लेके जा सकते हैं। अदरवाइज आप मतलब प्रोग्राम्ड जो होते हैं उनको नहीं लेके जा सकते उन कैलकुलेटर को। ये दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर इट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट कैंडिडेट आर नॉट परमिटेड टू यूज कैलकुलेटर्स फॉर आंसरिंग ऑब्जेक्टिव टाइप। जो ऑब्जेक्टिव टाइप का जो पेपर आएगा उसके लिए आप कैलकुलेटर यूज नहीं कर सकते। जो कि प्रीलिम्स के जो 2 पेपर होंगे उसमें आप कैलकुलेटर का यूज नहीं कर सकते, ठीक है। इंटरव्यू टेस्ट, द कैंडिडेट विल बी इंटरव्यूड बाय द बोर्ड who will have before them a record of his career, ठीक है। he will be asked, मतलब ये बताया गया है कि उसमें सारा कुछ इंटरव्यू में क्या क्या पूछा जाएगा, कैसे पूछा जाएगा, ये सब कुछ ये सब बात की बातें हैं। जब आपको जिस बच्चे को जरूरत होगी तो ये तब की तब बता दिया जाएगा, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ आपको कमेंट लिखना है। कमेंट में अगर आपको इस सिलेबस नोटिफिकेशन से रिलेटेड कोई भी रिक्वायरमेंट, मतलब कुछ भी पूछना है इस नोटिफिकेशन से रिलेटेड, तो बच्चों सीधा आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसमें सीधे रिप्लाई कर दूंगी। आपको कहीं मतलब परेशान होने की जरूरत नहीं है कि अगर आपको कोई बात नहीं समझ आई है तो, ठीक है। ये सारा कुछ इंटरव्यू में बताया गया कि मतलब आपकी पर्सनालिटी चेक करने के लिए एक तरह से वो ये एग्जाम होता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। हाँ बच्चों, अब आया हमारा सेक्शन 2। अभी हम क्या देख रहे थे? सेक्शन 3। अभी तक हमने सेक्शन 1 और सेक्शन 2 देख लिए हैं। अब हमारा है सेक्शन 3 जो कि सिलेबस के बारे में बताया गया है, ठीक है। प्रीलिम्स और मेंस का जो जैसे प्रीलिम्स का पेपर 1 पेपर 2 में क्या है सिलेबस, वो सारा कुछ बताया गया है। और मेंस के जितने पेपर्स है 7 पेपर्स है, उनके बारे में 7 क्या है, उसमें 2 पेपर आप ऐड कर लीजिए, वो इंग्लिश और हिंदी का भी तो पेपर है बच्चों। 7 पेपर तो सिर्फ मेरिट के लिए है, और जो 2 पेपर है वो जो इंग्लिश और हिंदी वो क्वालिफाइंग पेपर है, ठीक है। तो उनको काउंट नहीं कर रहे हैं मेरिट के लिए, तो इसलिए टोटल अगर देखें तो उसमें 9 पेपर्स है, ठीक है, जो मेंस रिटेन का है, ठीक है। तो और उनका अपना अपना सिलेबस है। तो यही है कि बच्चे जो प्रीलिम्स का सिलेबस है वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया है। प्लेलिस्ट में आप देख लीजिएगा, सिलेबस एंड पैटर्न नाम से एक लेक्चर होगा, तो उसका जो थंबनेल होगा उसमें यह लिखा होगा, ठीक है। तो उसमें आप देख लीजिएगा, मैंने उसमें पैटर्न और उसका क्या सिलेबस है ये सारा कुछ मैंने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करा है, एक एक लाइन एक एक वर्ड को एक्सप्लेन करा है, ठीक है। तो आप जो अगर आपको ये जानना है प्रीलिम्स का जो सिलेबस है और क्या पैटर्न है, कैसे एग्जाम आता है, उसमें कितनी माइनस मार्किंग है, कितना परसेंटेज लाना है, ये सारा कुछ मैंने उसमें डिस्कस करा है बहुत ही ब्रीफली, मतलब बहुत ही गहराई से उसमें बताया है, तो आप उसको देख लीजिए, ठीक है। अब बात आती है मेंस एग्जामिनेशन की। हम यहाँ पर अगर बात करेंगे अब तो सिर्फ मेंस एग्जाम की, क्योंकि हमने प्रीलिम्स के बारे में सारा कुछ पहले ही कर लिया है। द मेन एग्जामिनेशन इज बच्चों, अब यहाँ पे जो मैं सोचती हूँ कि अभी लेक्चर जो है काफी बड़ा हो गया है। जो अब मेंस का जो सिलेबस है मैं थोड़ा आपको दिखा देती हूँ, ओवरव्यू दे देती हूँ क्या क्या है। उसके बाद जो ब्रीफ डिस्कशन होगा वो एक एक पेपर के बारे में होगा, ठीक है, ताकि आपको ज्यादा अच्छे समझ में आए। जब मैं क्या करूंगी कि एक पेपर का सिलेबस, जैसे मान लीजिए हिंदी का पेपर के सिलेबस लेके आई, ठीक है, उसके साथ के साथ उसके जो प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं उनको भी लेकर आऊंगी, ठीक है। इससे क्या है आपको समझ में आ जाएगा कि सिलेबस प्लस पेपर क्या है, वो सारा कुछ अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अभी मैं अगर पढ़ दूंगी तो सारा कुछ तो आपको इतना समझ में नहीं आएगा, सिलेबस के साथ साथ पेपर दिखाऊंगी तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो इसलिए बच्चों मेंस का जो पेपर है हम बाद में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो ये है यहाँ पर क्वालिफाइंग पेपर्स के बारे में बताया गया कि उसमें क्या क्या आएगा, इंडियन लैंग्वेज की क्या है, इंग्लिश में क्या क्या आएगा, ये सारा कुछ सिलेबस बताया गया है। जीएस 1 में क्या आएगा, मतलब एसे में क्या क्या आएगा, पेपर 1 पेपर 2 जीएस के, और ऑप्शनल तो आपको खुद चूज करना है। जो आप मान लीजिए आपने चूज करा मान लीजिए आपने चूज करा हिस्ट्री चूज कर लिया, तो आपका हिस्ट्री पेपर 1 पेपर 2 का अलग अलग सिलेबस है, ठीक है, जो किसी नोटिफिकेशन में दिया है। तो जिस बच्चे को जिस मतलब टॉपिक से रिलेटेड जिस सब्जेक्ट से रिलेटेड एग्जाम देना है, तो आप मुझे बस कमेंट कर दीजिए, तब मैं आपको सिलेबस उसका पूरा ब्रीफ बता दूंगी। अदरवाइज क्या है बच्चों, मैं इसमें क्या सोच रही हूँ कि इसमें
ऐसा कर सकते हैं कि जैसे मेंस का जो पेपर है, एक एक पेपर का सिलेबस और उसका पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर वो आपको बता दूं क्या क्या आता है उसमें। और इसी तरह से मैं सारे जो ऑप्शनल है उसके बारे में भी एक एक जैसे मान लीजिए कई ऑप्शनल है, ठीक है, कई सब्जेक्ट जो मैंने अभी बताए हैं, अभी जो पहले मैंने बता दिया कितने कितने सब्जेक्ट है, कौन उसमें से कौन कौन सा आप सब्जेक्ट आप कोई एक चूज कर सकते हैं। तो उन सारे सब्जेक्ट का एक एक जो पूरा फर्स्ट एंड सेकंड पेपर क्या है, मतलब क्या सिलेबस है दोनों का और उसका जो पेपर्स क्या है दोनों के, तो वो सारा कुछ एक एक लेक्चर में आपको सब सारे सब्जेक्ट्स के मैं डिस्कस कर दूंगी। तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं कि कहीं और ढूंढने की जरूरत नहीं कि क्या सिलेबस है और कैसे पेपर आता है, ठीक है। तो ये सारा कुछ मैं बाद में डिस्कस करूंगी, सारा एक एक लेक्चर लेके धीरे धीरे करके मैं अभी ऐसा करती जाऊंगी, ठीक है। तो आपको सब कुछ समझ आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो मेंस का सिलेबस है बच्चों, तो मैं अभी आगे डिस्कस करूंगी क्योंकि अभी प्रीलिम्स आ रहा है तो हमें उसकी प्रिपरेशन भी काफी अच्छे से करनी है, तो इसलिए अभी हम खास ध्यान उसी के लिए देना चाहते हैं। तो बल्कि जो मेंस जो मैं पढ़ा रही हूँ प्रीलिम्स के लिए, जैसे एनसीईआरटी हो गया, अभी एडवांस बुक भी लेकर आऊंगी बच्चों, तो वो सारा कुछ आपको मेंस में भी काम आएगा। एक्चुअली जो प्रीलिम्स का जो पेपर 1 का सिलेबस है वो कहीं ना कहीं पूरा का पूरा वो टॉपिक जो तैयार कर लेंगे ना आप बच्चों, तो समझ लीजिए आपका 67 तो मतलब 70% लगभग तो आपका मेंस तैयार ही हो जाएगा, ठीक है। बस आपको आंसर राइटिंग अगर आपने कर लिया तो बहुत ही सोने में सुहागा हो जाएगा, मतलब बहुत ही अच्छा हो जाएगा। उसी सब्जेक्ट से रिलेटेड अगर आपने क्वेश्चन आंसर कर लिए तो आपको लगभग 70% आपको मेंस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो समझ लीजिए बड़ा सा मेंस है, मान लीजिए एक बहुत बड़ा सा प्लेस है, उसमें छोटा सा एक पार्ट है जो प्रीलिम्स है, तो समझ लीजिए अगर आपने पूरा मेंस का उतना पार्ट जो प्रीलिम्स है वो आपने कंप्लीट कर लिया पहले ही, प्रीलिम्स में ही आपका वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ पार्ट रह जाएंगे, ज्यादा नहीं है वो, तो वो आपका मतलब इसमें कवर हो जाएगा जो मेंस के लिए प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। बच्चों एक चीज और बतानी है, जैसे प्रीलिम्स का जब रिजल्ट आएगा, जैसे एग्जाम हो गया, ठीक है, तो उसके बाद क्या है, प्रीलिम्स का जो रिजल्ट आता है 1 महीने में आ जाता है, ठीक है। तो रिजल्ट का इंतजार नहीं करना, एग्जाम देने के बाद तुरंत ही मेंस की तैयारी कर देनी है। 3 महीने के अंतर्गत, वो 3 महीने के अंतराल में जो मेंस के पेपर है वो शुरू हो जाते हैं, रिटर्न मतलब जो है 3 महीने का मतलब आपको टाइम मिलता है लगभग, उसके बाद आपका मेंस के पेपर होते हैं, ठीक है। फिर जब मेंस का रिजल्ट आ जाता है तो उसके लगभग मतलब 2 हफ्ते 3 हफ्ते बाद या फिर 1 महीने बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुला लिया जाता है, ठीक है। ऐसा कुछ होता है, ऐसा होता है मतलब, ठीक है। अब मैं आपसे डिस्कस कर लूँ बच्चों, इस सिलेबस तो मैं बाद में डिस्कस करूंगी, इसका प्रीलिम्स का तो वैसे भी डिस्कस हो चुका है, तो प्रीलिम्स का आप देख सकते हैं हमारी प्लेलिस्ट में, जो कि मैंने अभी पहले बता दिया है कि यूपीएससी प्रीलिम्स के बारे में है एक प्लेलिस्ट, आप देखिएगा प्रीलिम्स का पूरी सारा उसमें सारे तरह के सारे वीडियोस उसमें पड़े, 4 वीडियोस लगभग है, तो आप उनको देख लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर है 4 लेक्चर्स हैं। अब यहाँ पर बच्चों मैं अब कैलेंडर के बारे में बात करें, जो 2021 का क्या कैलेंडर आया है एग्जाम का, और कब इसमें बताया गया है कि कब फॉर्म आएगा, कब कितने पेपर्स होंगे, कब कब होंगे, किस डेट में होंगे, ये सारा कुछ बताया। तो अब मैं उसके बारे में डिस्कस कर लेती हूँ, ठीक है। तो मेंस का देखिए बच्चों सिलेबस के बारे में मतलब प्रॉब्लम परेशान होने की जरूरत नहीं है कि प्रीलिम्स का जीएस 1 2 3 4 मतलब मेंस का क्या है, उसका सिलेबस क्या है, सारा कुछ परेशान होने की जरूरत नहीं। मैं अब एक करके मैं आपको जैसे बताया मैंने पहले कि वो वैसे मैं करके एक एक टॉपिक लूंगी, एक एक पेपर लूंगी, उसका प्लस साथ में पेपर लूंगी प्रीवियस ईयर के, उससे आपसे डिस्कस करूंगी तो वो ज्यादा आपको समझ में आएगा, ठीक है बच्चों। अब हम देखते हैं इसका कैलेंडर क्या है, जो 2021 का कैलेंडर आ चुका है कि एग्जाम का कैलेंडर, ठीक है, तो उसको देखते हैं बच्चों। ये कैलेंडर है सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स एग्जाम का। देखिए बच्चों जब आप फॉर्म अप्लाई करेंगे तो वो किसके लिए होगा, देखिए प्रीलिम्स जो सिविल सर्विस के लिए उसके लिए तो होगा, साथ के साथ इंडियन फॉरेन सर्विस के लिए भी साथ में उसी में अप्लाई कर सकते हैं। उसमें ऑप्शन होते हैं 2 ऑप्शन कि आप सिर्फ सिविल सर्विस के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं या फिर दोनों के लिए या फिर इनमें से किसी एक के लिए, ठीक है। तो उसमें आपको चूज करना होता है जब आप फॉर्म अप्लाई करेंगे। तो जब आपको नोटिफिकेशन आएगा तो उसमें ये दिया है 10 फरवरी को बच्चों, 10 फरवरी 2021 को आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा 2021 के एग्जाम के लिए, ठीक है, फॉर्म के लिए, ठीक है। और जो उसकी लास्ट डेट होगी 2 मार्च 2021 होगी, लास्ट डेट जो अप्लाई करने की लास्ट डेट होगी, ठीक है, 2 मार्च 2021, ठीक है। अब इसका जो एग्जाम होगा किस डेट को होगा, 27 जून। देखिए यहाँ पर लिखा है 27 जून, यहाँ पर एक मैं थोड़ा पेन ले लेती हूँ, हाँ 27 जून यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, ठीक है। ध्यान से देख रहे हैं अगर आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, अदरवाइज मैं तो बोल ही रही हूँ, ठीक है। तो आपका फॉर्म जो आ जाएगा 10 फरवरी 2021 को आएगा, लास्ट डेट आपकी 2 मार्च 2021 है, और एग्जाम कब होगा 27 जून 2021 को एग्जाम होगा प्रीलिम्स का। प्रीलिम्स के 2 पेपर होंगे, जो फर्स्ट मीटिंग एंड सेकंड मीटिंग दोनों पे 2 मीटिंग में पेपर होता है, ठीक है। वो भी एक दिन में पेपर होंगे, एक दिन में 2 पेपर प्रीलिम्स का हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा इसका हो गया
अब है इसका मेंस के बारे में भी शेड्यूल दिया हुआ है कि सिविल सर्विसेज मेंस एग्जामिनेशन कब होगा। सिविल सर्विसेज मेंस एग्जामिनेशन 2021 मतलब 2021 उसके बारे में बताया गया है कि 17 सितंबर 2021 मतलब 17 सितंबर 2021 से आपका जो मेंस का पेपर है वो शुरू होगा, वो भी 5 डेज होता है, ठीक है, 5 डेज होगा। अब बच्चों जो पेपर हुआ तो कैसे होगा, मतलब उसकी जो स्कीम होगी लगभग कैसी होगी। बच्चों जो पेपर शुरू होगा मेंस का, तो उसमें जो पहला पेपर होता है एसए का, ठीक है, पेपर 1 आपको मैंने बताया अभी, तो पेपर 1 एसए का होता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ पेपर 1 एक ही मीटिंग का होगा, दूसरी मीटिंग आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है, उसमें आपकी छुट्टी, ठीक है, मतलब आप उसमें मतलब कहने का मतलब कि एक ही मीटिंग पेपर होगा, दूसरा मीटिंग खाली है आपके लिए, आप उसमें अपना घर जाइए प्रिपरेशन करिए, ठीक है। जो अगला जो पेपर होगा वो जीएस 1 का होगा, मतलब अब जो पेपर आएंगे वो एक दिन में 2 पेपर होंगे। जो एसए का पेपर था वो एक दिन में एक ही पेपर देना था, 2 पेपर नहीं थे, ठीक है। तो जीएस के 2 मतलब एक दिन में 2 पेपर होगा, जीएस मतलब जैसे 1-2 हो गया, फिर अगले दिन जब पेपर होगा 3-4 हो जाएंगे जीएस के, ठीक है। फिर उसके बाद ऑप्शनल, फिर उसके बाद लैंग्वेज के आएंगे, जैसे लैंग्वेज का एक पेपर हो गया, एक जैसे इंग्लिश का कंपलसरी है वो, मतलब इंग्लिश वाला तो कंपलसरी वो हो जाएगा, और पहला वाला कौन सा था वो इंडियन लैंग्वेज का होगा, मतलब पहले इंडियन लैंग्वेज फिर इंग्लिश वाला, ये 2 मीटिंग के पेपर होंगे। और फिर उसके बाद आएगा ऑप्शनल, ऑप्शनल का एक ही दिन पेपर होंगे, पेपर 1 और पेपर 2, मतलब ऐसे के अलावा जो जितने भी पेपर हैं वो 2-2 मीटिंग होंगे, मतलब ठीक है, सुबह और शाम, ठीक है, मतलब शाम का मतलब कि 2:30 2 बजे या 2:30 बजे से शुरू हो जाता है दूसरा पेपर, ठीक है। तो बच्चों मुझे लगता है आपको काफी कुछ समझ में आ गया होगा। ये जो बाकी जो दिए हैं तो यूपीएससी और भी एग्जाम कंडक्ट कराती है, उनके बारे में दिया है, उनकी टाइमिंग दी हुई है, ठीक है। बच्चों मुझे लगता है कि आपको काफ़ी कुछ समझ में आ गया होगा यूपीएससी के बारे में, इसकी प्रिपरेशन करनी मतलब कैसे करनी है, इसका फॉर्म कब आता है, कैसे अप्लाई करना है, ये सारा कुछ लगभग आपको समझ में आ गया होगा। जो भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उसमें सिर्फ कमेंट में लिख दीजिए कि मैम ये बात समझ में नहीं आई है, प्लीज़ इसको एक्सप्लेन कर दीजिए या फिर बता दीजिए, ठीक है। किसी कोई भी मतलब इस सिलेबस से रिलेटेड मतलब नोटिफिकेशन से रिलेटेड कोई भी बात है जो आपको नहीं समझ आ रही है, आपके अकॉर्डिंग मैंने कोई बात नहीं बताई है, जो आपके फिजिकल मान लीजिए फिजिकल जो हेल्थ है उससे रिलेटेड, या फिर जो भी मतलब जो रिक्वायरमेंट है इसकी फिजिकल मतलब जो रिक्वायरमेंट है, तो जैसे मान लीजिए शारीरिक क्षमता ये ऐसी होनी चाहिए वैसे होनी चाहिए, मैंने मान लीजिए उस चीज़ को नहीं बताया है तो आप मुझे मतलब कमेंट लिख दीजिए, तो मैं उसमें देख कर बता दूंगी कि इस आपके लिए क्या रिक्वायरमेंट, आपके लिए यूपीएससी की तरफ से क्या रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो बच्चों थैंक यू। और ये जो लेक्चर है मुझे लगता है काफ़ी आपको इस चीज़ से काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा। और बच्चों अब आपको टाइम नहीं वेस्ट करना और अपनी जो प्रिपरेशन है उसमें आपको लग जाना है। प्रीलिम्स का मैंने सारा कुछ डिस्कस कर दिया, सबसे पहले तो अभी प्रीलिम्स ही आएगा तो उसके बारे में तो डिस्कस कर दिया है, और जो जीएस का पेपर आएगा मैं 1 बाय 1 आपको विद पेपर प्रीवियस ईयर पेपर आपको सिलेबस डिस्कस कर दूंगी, ठीक है। तो इसके बाद जो आएगा वो वही आएंगे, सारे जो मेंस का सिलेबस है 1 बाय 1 जितने पेपर्स है 9 पेपर्स उनके बारे में मैं डिस्कस करूंगी, ठीक है बच्चों। और फिर ये भी करूंगी जो ऑप्शनल है उनका भी विद सिलेबस एंड पेपर लेकर आऊंगी, हर सब्जेक्ट के लिए लेकर आऊंगी, तो इसलिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो थैंक यू क्लास फॉर दिस लेक्चर, ओके, थैंक यू।